अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। और सुबह सुबह हमारे साथ हैं हुमैरा नाज और शेफ नौरीन। एक टिकट में दो मजे। कभी पहले आपने सुबह सुबह देखा इसे? नहीं देखे, यहाँ देखने को मिलेगा। क्या पक रहा है आज इतनी सुबह? सुबह की चाय बना रही है। मॉर्निंग टी। बोरिंग टी। मॉर्निंग टी। मैंने कहा मुझे देख के कह रही है बोरिंग टी। मैंने कहा अरे नहीं ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल भी नहीं। वैसे सुबह की चाय बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल। लेकिन मुझे बताएं हुमैरा, आप तो एक हर्बलिस्ट है, क्या सही है सुबह सुबह चाय पीना? बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं सुबह कहवा पियो, ये पियो, वो पियो। चाय पीने वालों के लिए चाय बहुत अहम है, क्योंकि आंखें उसी से खुलती हैं जब चाय पी ली जाती है सुबह। और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। कुछ अच्छा नहीं लगता वाकई। और घर की चाय, आप जब घर में बैठे हो तो सबसे पहले होता है कि बाहर निकलना है तो घर से एक कप चाय पी कर ही निकलो। आपको पता है कुछ लोग ना चाय को अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। मैं तो चाय में दालचीनी, लौंग, इलायची सब डालता हूं। मसाले वाली चाय कहते हैं। मसाले वाली चाय मजे की लगती है, मजे की होती है। आप गायब कहाँ थी इतने दिन? वैसे ये तो बताएं, बहुत दिन बाद। हाँ, मैं रमज़ान के बाद यहाँ पर एक शो किया था, वो हमने रमज़ान का, बस जो लेट नाइट शो था। उसके बाद कुछ इंसिडेंट हो गया था, बेटे का एक्सीडेंट हो गया था मेरे। अल्लाह खैर करे। कैसे? तो रमज़ान हमारे रोड माशाल्लाह इतने अच्छे हैं ना, डिग रोड का, रोड पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और ब्लॉकेज की हुई थी रोड की बाकायदा। और वो जो रात में सहरी के टाइम पे, क्योंकि वो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, एयरलाइन में है, तो जब वापसी आ रहा था एयरपोर्ट से तो डिग रोड पे उनके साथ ये हादसा हुआ। और बस बचत हो गई है, ऑपरेट हुआ और बस उसी के साथ है। अब उसका प्लास्टर खुलेगा एक हफ्ते के बाद। भाई हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके बेटे को जल्द सेहत याब करे। बच्चे बीमार हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। कुछ भी नहीं, मैंने कोई शो नहीं किए रमज़ान में, कोई कुछ नहीं, अपने घर पे बैठ के बेटे के साथ टाइम स्पेंड किया, क्योंकि उसकी भी ज़ाहिर है ऑफ थी। तो बच्चों के साथ जब ऐसी चीज़ हो जाती है तो वालिदैन जो है सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। वालिदैन डिस्टर्ब होते हैं, फिर वो बच्चा खुद भी कितना डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल। आपको एक्सीडेंट के बाद एक वो ट्रॉमा में आप चले जाते हैं। ट्रॉमा, वो यही था, वो ट्रॉमा में गया, क्योंकि जब वो एक्सीडेंट हुआ है तो वो रोल अप होके जो है ना वो पत्थरों पे गया है और उसका हेलमेट हमेशा पहनता है, वो भी डैमेज था। तो ये शुक्र है कि बहुत बड़ी से छोटे पे आई, लेकिन ये कि मैं फिर भी सबको कहूँगी कि जो बाइक चलाते हैं वो हेलमेट ज़रूर पहनें। एग्जैक्टली। बहुत बचत हो जाती है हेलमेट सेफ साइड। ऑफ कोर्स। और जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो लोग सीट बेल्ट जरूर बांधे। एग्जैक्टली। हर तरीके से आपको अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। आपके लिए हैं जो चीज़ें। 30 मार खान बनने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको पता है सहरी, इफ्तारी और ये जो सुबह दफ्तर का वक्त होता है, इस वक्त सबसे ज्यादा लापरवाही से ड्राइविंग। एग्जैक्टली। माजरत के साथ गाड़ियाँ और बाइक वाले भी अपने लाइफ सबसे पहले है। ये जो इधर से गोली की तरह बाइक इधर यूं आती है, यहाँ से आती है, कोई उनको नहीं पता होता कि लेन कौन सी है उनकी, क्योंकि थर्ड लेन में उन्हें गाड़ी चलानी, अपनी बाइक चलानी होती है, उन्हें वो ही नहीं पता होता। पता है ये मेरा नौरीन से मेरा यही इख्तिलाफ है। नौरीन बगैर हेलमेट के बाइक चलाती है। मैंने इतनी दफा मना किया है, लेकिन जहाज भी चलाती हूँ। जहाज हेलमेट पहन के चला। कौन सा वाला जहाज? लेकिन मेरी बात कभी नहीं मानती। मैं कहता अरे नौरीन क्या कर रही है, हेलमेट पहन के चला है। भाई चाय बनेगी या नहीं? ये चाय बन चुकी है। और उमेरा मैं ये क्यों कर रही हूँ? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब हम चाय बनाते हैं घर में भी थोड़ी सी ये ट्रिक मैंने अभी नौरीन को बताई है कि जितना काढ़ेंगे ना चाय को, इतना रंग अच्छा आएगा आपकी चाय का। तो इतना ऊपर से हमने चाय को जो है वो काढ़ना होता है और घर में भी आप यही कीजिए। चलिए हम सर्विंग शुरू करें। बिल्कुल सर्विंग कीजिए। आप करेंगी मैं करूँ? आप कीजिए, आपका काम है। चलिए जी, हम इसको अब सर्व करते हैं। आपके लिए और असफर के लिए चाय। चलिए, आज नौरीन के हाथ की चाय हमें पीने को मिल रही है। और अब इस चाय के साथ साथ अगर आप लोग भी घर में चाय पी रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा आज की ताज़ा तरीन वो खबरें जिनको सुनने के बाद चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी आती है और कभी कभी जहन भी हो जाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल है हुमैरा, ये जरूरी है। महसूस होंगी आप बहुत ज्यादा। अच्छा जी, चलिए आज की पहली खबर। ग्रीन ब्रेड इज क्राउन ब्रिटेन्स बेस्ट लोफ। एक तो ब्रिटेन, ये जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटेन है, इनका जो खाना पीने का सिस्टम है ना,
ये हर कोई तकरीबन 50 साल 150 साल में ना चेंज हो जाता है, एक नई चीज़ पे आते हैं और फिर एक लंबे अरसे तक उस पर रहते हैं। और ये ग्रीन लोफ ग्रीन ब्रेड जो है ये कोई नई चीज़ है। आप बताएं क्या है ग्रीन ब्रेड नौरीन? आई थिंक स्प्रेड किया हाँ, मुझे लग रहा है वो जो आपका पालक होती है ना, हाँ। ये पालक का एंड ऑलिव्स का इन्होंने पेस्ट बना के ब्रेड को इन्होंने वो किया हुआ है, बेक किया हुआ है इन्होंने। ऑलिव्स एंड पालक जो होती है उसका पेस्ट बना के इन्होंने बेक किया है इसके साथ ब्रेड को। इट्स वाइट Loaf. चॉकलेट एंड फ्रूट्स। ओह, उस एंड द ग्रीन इज माचा। हाँ, माचा और जापानीज पाउडर जो होता है हाँ, माचा, हाँ, वो हाँ। उसको वाइट चॉकलेट और फ्रूट्स के साथ मिला के वाह। इन्होंने ये बनाया है। और देखिए ये इस वक्त ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जा रहा और है। ये कहा मज़े जा की रहा भी है कि लग बड़ी रही है। हेल्दी, बहुत हेल्दी है ये। चलिए जी, नौरीन चाय वहीं तक रहेगी, आप मुझे यहाँ तक ये- पहुँचाएंगे? सुभान अल्लाह, एक हुमैरा को वहीं दे दें। हाँ, जी, हुमैरा ये लीजिए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये एक पागलपन की इंतहा है और ये जो पागलपन है ये सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, दुनिया भर में है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए ज़रा गौर फरमाइए, यूट्यूबर है ट्रेवर जेकब, और उन्होंने एडमिट किया है कि उन्होंने सिर्फ इंटरनेट पे व्यूज़ लेने के लिए अपने जहाज़ को क्रैश कर दिया था। इतना पागलपन क्या हो सकता है व्यूज़ के लिए? आप सोचे उन्होंने जहाज़ क्रैश कर दिया कि मेरे व्यूज़ आ जाए, इतना पागल कौन होगा? और उन्होंने फिर एडमिट भी किया कि भैया मैंने सिर्फ व्यूज़ के लिए किया था। बट और अब आप सोचिए उनको बहुत ही बेहतरीन चीज़, बेहतरीन काम हुआ है उनके साथ। 20 साल जेल में उनको सज़ा सुनाई गई है। क्या सही बात नहीं है? क्योंकि आपको पता है इतने छोटे बच्चे जो देख रहे होते हैं यूट्यूब वगैरह, उनको तो क्या दिमाग में आ रहा होता है उससे कि हम भी करते हैं। देखें इसमें कितने हादसे भी हुए हैं जो व्यूज के उसमें अपनी अपनी जाने गई हैं। मेरा पाकिस्तान में इतने हादसे हुए हैं। बिल्कुल। आपको पता है अभी बीच में चंद दिनों पहले एक ट्रेंड चल गया था जिसके हम सख्त खिलाफ हैं कि वो ट्रेन आ रही है और वो बिल्कुल, पटड़ी वही पे वाला भाग मैं रहे कह रही हैं हूँ। और जैसे करीब आएगी तो वो छलांग लगाएंगे। अरे कभी कभी आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, सामने से इतना खतरा आते हुए देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए 8 साल के एक बच्चे ने 2 दिन जंगलात में गुजारे हैं सिर्फ बर्फ खा के, स्नो खा के। विल्डरनेस में थे वो, वहाँ कोई इंसान नहीं था, कोई भी नहीं था, सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, जानवर थे। और उन्होंने 2 दिन पूरे गुजारे। 8 साल के बच्चे ने वहाँ पे लापता हो गया था और फिर उसको रेस्क्यू किया गया और वो 2 दिन तक सिर्फ स्नो खाता रहा और जिंदा रहा। सोचिए कितनी अजीब सी बात है। एग्जैक्टली, स्नो से 2 दिन तक खाई है इसने। माय गॉड। आई थिंक बच्चों का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो आई थिंक वो कम चीज़ों से भी थोड़ा सेटिस्फाई हो जाता हाँ, है। सैटिस्फाई हो जाता है। हाँ। अब आप सोचिए अगर हम लोग कभी इस तरह लापता हो जंगलात में, तो क्या होगा बताएं? सबसे पहले तो इत्तेफाक करना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात है बचाने वाली। हाँ और बेशक। दूसरा ये कि जिसके साथ जो होना होता है वो तो होता है, लेकिन ये कि बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं जिन्हें महीने महीने के बाद आपने देखा होगा कि घर गिर गए और उसमें से फिर निकले, तो वो भी अल्लाह की कुदरत जिसे है। अल्लाह रखे उसे कौन चेक कौन करे? चेक, एग्जैक्टली। बेशक। चलिए जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। और ये आज की सबसे बेहतरीन खबर है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कोरोना वायरस कोविड की ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी इज ओवर। ये बैग दे रहे हैं, इसमें तो पूरा कोई 15 मिनट का बैग होना चाहिए। कोरोना वायरस ने 2 साल तक हमें बंद रखा, खौफो हिरास में रखा। कितने लोग अपनी जानों से चले गए, कितने लोग परेशानी में रहे कोरोना की वजह से, और कितने लोगों को कोरोना वायरस हुआ और वो उससे रिकवर किया। और कहते हैं कि रिकवर होने के बाद अभी तक उनकी जो हेल्थ है वो पहले जैसी नहीं हुई है। इम्यूनिटी आगे पीछे होती रही, तबीयत खराब होती रही, लेकिन कोरोना वायरस की जो हेल्थ इमरजेंसी थी पूरी दुनिया में अब वो खत्म हो चुकी है। वी आर बैक टू लाइफ। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह आप लोग जानते हैं मौसम बदल रहा है, पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और अगर आप पाकिस्तान में देखें तो कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें अभी तक सर्दी है, और अगर आप हमारे कराची की बात करें तो ऐसी गर्मी है कि दिमाग दुरुस्त हो जाता है। और इस गर्मी के अंदर भी लोग कहते हैं कि ज़ुकाम होता है, इम्यूनिटी ड्रॉप होती है। तो आपकी इम्यूनिटी को
कैसे बरकरार रखा जाए, आप किस तरह अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, ये हमें बताएंगी हुमैरा नाज। जी हुमैरा। मैं आज कुछ चीज़ें यहाँ बताना चाह रही हूँ कि गर्मी के लिहाज से, क्योंकि जब हम गर्मी आती है तो इतना पसीना आता है, स्वेटिंग इतनी होती है कि आपको ड्रोजीनेस फील होना शुरू हो जाती है कि ऑब्वियसली आपका जो कहते हैं ना नमकियात जो है बॉडी की वो निकलना शुरू हो जाती हैं बॉडी से, और हम उस हिसाब से पानी तो पी रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमें वो नमक वाला पानी पीना है जो ORS वगैरह होता है, तो वो चीज़ों को हमें इंटेक एक्स्ट्रा करना पड़ता है। वो ज़रूरी नहीं है कि आपको लूज मोशन हुए जब ही आपने लेना है, तो वो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और प्लस आपकी नमकियात भी बॉडी में वापस लेकर आता है। तीसरी चीज़ ये है कि गर्मी के कुछ ड्रिंक्स हैं जो मैं बताऊंगी यहाँ पर, अभी ग्लास और पानी आ जाए वो फिर हम बताते हैं। बाकी ये कि एक चटनी बनाऊंगी जो है हमारी गुजरातियों की एक ड्रिंक है जलजीरा। जलजीरा ऑफ कोर्स, यू नो दैट। जी 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 बिल्कुल। तो वो जलजीरा हमने कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगी यहाँ पर कि हमने वो घर में किस तरह बनाना है, और सत्तू को हम घर में किस तरह बना सकते हैं। अच्छा, सत्तू तो दाल से बनता है ना? नहीं, सत्तू बनता है जौ से, चने से भुने हुए जो चने होते हैं उससे बनता है, जौ से बनता है। जौ के क्योंकि मैंने कल सब जगह पता करवाया, सत्तू कहीं मिल ही नहीं रहा था, यानी वो सिर्फ ऐसा लगता है जैसे ठेले पर ही मिलता है। ठेले पे ही मिलता है? हाँ, लेकिन मैंने जब भी सत्तू पिया तो ठेले से पिया। और वो पता है वो इतनी ज्यादा एक आपको थोड़ा सा कॉन्शियस भी आप रहते हैं कि पता नहीं साफ हो या ना। वही ना, साफ है नहीं है, तो आप घर में बनाएं। किस तरह बनाना है घर में वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि सत्तू किस तरह बनता है। भुने हुए चने का आप आटा ले लीजिए, आप जौ का जो है अगर आटा आपको नहीं मिल रहा भुना हुआ तो आप जौ सीधा सीधा घर में लाएं, धो के उसको वॉश करके सुखा लें, उसके बाद उसका पाउडर बना लें और उसको भून लें। और खवातीन अगर आपको भी इस तरह की कोई ड्रिंक आती हो जो कि इम्यूनिटी बूस्टर हो या जो कि गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी को काटती हो, जिस तरह कहते हैं, अगर आपको आती है तो प्लीज़ आप हमें कॉल करके इस तरह की रेसिपीज शेयर किया कीजिए ताकि जितने भी लोग हैं उससे फ़ायदा उठा सकें। जी हुमैरा। बिल्कुल, हमारे पास घर में जो है देखें पुदीना मौजूद होता है, हम पुदीने से, लेमन से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर ड्रिंक कहेंगे तो मैं आपको ड्रिंक भी बता देती हूँ कि अगर आपने डिटॉक्स वाटर बनाना है घर में, जैसे हम सारा दिन अगर वो डिटॉक्स वाटर पिएं तो सिंपली आपने पानी में पुदीने को जैसे 2-3 पत्तियाँ डाल दें, तकरीबन 2 ग्लास पानी में, बहुत ज़्यादा पुदीना भी ठीक नहीं होता। लेमन को आप स्क्वीज ना करें, आप स्लाइस करके उस पानी में डाल के रख दे, डिप करके रख दीजिए, और वो पानी आपने पीना है जितना टाइम आप पी सकते हैं, जितना पी लें, क्योंकि लेमन आपके पास आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी जाएगा। पुदीना आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा होता है, पुदीना खाना, उसकी चटनी बना के खाना, वो बहुत सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और आपके जिगर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये डिटॉक्स वाटर है। हुमैरा, जिन लोगों को जॉन्डिस हुआ होता है वो कहते हैं कि उसमें जिगर बहुत ज़्यादा डैमेज जॉन्डिस होता ही इसी वजह से है कि आपका जिगर डैमेज होना शुरू हो जाता है। ये स्टार्टअप होता है हेपेटाइटिस बी और सी का, ये मैं बता रही हूँ। जो जॉन्डिस ना होने दें, कोशिश करें कि हमने ठंडी चीज़ें खानी है। इसके लिए सबसे बेहतरीन मैं बता रही हूँ, एक फ्रूट आता है बेलगिरी। जिन लोगों का हेपेटाइटिस बी की तरफ भी चला जाता है तो बेलगिरी अगर आप सुबह नाश्ते में फ्रेश लें तो उसके लिए बेहतरीन है कि वो बेलगिरी एक हार्ड फॉर्म में आता है, राउंड से होता है, और उसके अंदर से जितना गूदा निकलता है उसका शरबत बना के अगर आपने फ्रेश पीना है वो बेहतरीन है। आपका जिगर काम करना शुरू कर देगा तकरीबन महीना अगर आपने पी लिया। इतना ठंडा और इतना ज़बरदस्त चीज़ है ये बेलगिरी। इंडिया में हर जगह अवेलेबल है तकरीबन, मेरे ख्याल से अब तो हर जगह मिल रहा है। आपको पता है फूड स्ट्रीट, हमारे पड़ोसी मुल्क में फूड स्ट्रीट, और फिर कहूँगी कि हमारी गुजराती डिशेस में जो है ये शामिल होता है। बेलगिरी की ना एक चाट बना के खाते हैं। अच्छा। इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ी सी प्याज कतर के डाल दी, और इसकी चाट सी बनती है, बहुत मज़े की होती है, खट्टी मीठी सी। इसके अंदर नींबू निचोड़ते हैं, बहुत ज़बरदस्त होता है। वो ये बेलगिरी जब हम खाते हैं तो आप उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाइए बेलगिरी से। अच्छा, मुझे जहाँ तक पता है कि कभी भी अगर आपकी तबीयत किसी बीमारी की वजह से ख़राब हुई हो तो उसमें ऑर्गन्स जो होते हैं आपके वो थोड़े वीक हो जाते हैं, और उनको आपको इमीडिएटली जैसे आप बीमारी से उठ जाए, आपका दवाइयों का सिलसिला ख़त्म हो, तो फिर आप उसको डाइट के थ्रू उनको दोबारा से पहले की तरह कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें असर होती हैं, हमें पता नहीं होता उन चीज़ों का। हमें बहुत सारे, अल्लाह ताला ने देखें बीमारियों से पहले आपकी
जो दवा है ना वो भेजी हुई भेजी हुई है, बिल्कुल सही कह रही है। और हमें सुनिए, जो बेलगरी का आप कह रही हैं कि ये किसकी फैमिली से है, मतलब फ्रूट होता है बेसिकली ये जूसी फ्रूट है या सेब की तरह का नहीं, ये फ्रूट है? जूसी नहीं है, ये अंदर पल्प सा होता है और थोड़ा सा थिक पल्प होता है इसके अंदर। ठीक है। और इसको मैं एप्पल से अगर करूं तो, लेकिन एप्पल जरा सॉफ्ट होता है ये। सुनिए, वो चाइनीज फ्रूट आता है ना, आमलोक। हाँ, वो भी सॉफ्ट होता है। इसका जो शेल है ना वो नारियल की तरह सख्त होता है। अच्छा, सख्त होता है, इतना हार्ड होता है, फिर उसके अंदर से आपको गूदा निकाल के वो खाना पड़ता है। मीठा होता है? बिल्कुल मीठा होता है। मीठा आपको अगर नहीं है तो आप गुड़ डाल दें। ये लीजिए, ये आप अगर देखें थोड़ी देर इसको डिप करके छोड़ दीजिए और फिर आपने ये पानी आपने दिन में जितना आप चाहें इसको पी सकते हैं। 2 गिलास बनाए, 3 पुदीना और नींबू, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा चाहे तो अदरक डाल दें। मैं अदरक इसलिए कि मुझे अदरक थोड़ी सी इरिटेट करती है, थोड़ी सी वो होती है, हार्श होती है, तो मैं अदरक कम डालती हूँ। लेकिन अदरक बहुत फायदेमंद चीज़ है। आप चाहें तो इसके अंदर चुटकी भर जो है वो सौंठ पाउडर डाल सकते हैं। ये आपने डाल के सौंठ पाउडर, जो, हाँ, उससे क्या फायदा होगा वैसे? ड्राई अदरक है, सौंठ पाउडर जो होता है वो आपने डाल दिया तो उसको आप डिसॉल्व करके वो पीना शुरू कर दें। हमारे तो लोग बॉटल्स में भी बना के रखते हैं पूरे दिन के लिए। देखिए, डिटॉक्स में आपने अगर इसमें खीरा डाल दिया वो भी आपके लिए बेहतरीन है, आपने अदरक डाल दी वो भी आपके लिए बेहतरीन है। आप बहुत सारी चीज़ों से आप डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। टोमेटो अगर आपने बनाना है, टोमेटो की थोड़ी सी प्योरी बना के वो आप इसमें पानी में मिक्स करके बना लें। हमारे पास आज मुझे मिला नहीं, वरना सबसे बेहतरीन इस सीजन में फालसा आपके पास बहुत अच्छा आया हुआ है। तो फालसे को ब्लेंडर में ब्लेंड करके मत पिए, उसका जूस बना के, वो हमेशा मैं कहती हूँ आपने उसको एक जग में पानी में लेके डिप करके रख दीजिए, धो के अच्छी तरह, और उसके बाद उसको हाथों से ना मैश कीजिए। बिल्कुल, ग्लव्स पहन लें, हाथ धो लें पहले। उसको मैश करने के बाद फिर आप उसके अंदर चाहे चीनी डालें, चाहे आप उसके अंदर गुड़ डालें मीठा करने के लिए, वही आपने खाना है। लेकिन उसमें आपने काला नमक जरूर ऐड करना है। वो आपके गले में ना लगे, क्योंकि खट्टा होता है तो गला खराब हो जाता है, गला खराब होने का थोड़ा सा डर होता है। बिल्कुल। खवातीन हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हुमैरा हमारे साथ मौजूद है। हम लेते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ है जलजीरा, हुमैरा नाज। जी हुमैरा, बिल्कुल। अभी हम जलजीरा किस तरह बनता है वो बता रहे हैं कि हमने किस तरह बनाना है ये वाला ड्रिंक, ठीक है। और ये बहुत गर्मी काटता है वैसे। बिल्कुल। इसमें हमने थोड़ा सा पानी लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें पुदीने के ये पत्ते डालने, 4-5 जितने आप, टेस्ट अगर पुदीने का ज़्यादा अच्छा लगता है तो पुदीने का आप वो लें। अच्छा, साथ में हमने इसमें भुना हुआ ज़ीरा लिया है। ये ज़ीरा भून के आपने इसका पाउडर बना लेना है। ये तकरीबन मैं ½ टीस्पून ले रही हूँ, ये मैंने इसमें डाला है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक एज अ टेस्ट के तौर पे। आपने डालना है तकरीबन पिंच के करीब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने इसमें अगर आप चाहें तो शुगर डाल लीजिए, चाहें तो आप गुड़ डाल लीजिए, लेकिन मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ। तकरीबन 2 टीस्पून मैंने इसमें शुगर डाली है। साथ में हम इसमें पिंच डालेंगे सौंठ पाउडर, 2-4 काली मिर्चें। उसके बाद हम इसको कर लेंगे ब्लेंड, आई थिंक। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है एमन फ्रॉम फैसलाबाद, उनसे बात करते हैं। करिए आप करिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम एमन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एमन, आपको आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी एमन, क्या सवाल है आपका? जी मुझे पूछना था, आपकी आवाज़ वैसे स्लो आ रही है। मैं इस टाइम टीवी के पास भी नहीं हूँ, मैं स्कूल में हूँ। मेरे एक तो सेंसिटिव मसला है कि मतलब मेरी ओवेरियन सिस्ट है और मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी 42 है। तो मेरे बच्चे जो है ना इन ओवेरियन सिस्ट में ही पैदा हुए हैं, 2 बच्चे, उसके बाद कोई बच्चा नहीं है। लेकिन अब मसला ये है कि मुझे 2 साल से ना पीरियड बिल्कुल स्टॉप हो गए, जिसकी वजह से नज़र पे इफेक्ट पड़ गया है। तो आप मुझे इस बारे में, अभी भी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें ओवेरियन सिस्ट आ रहा है, तो मैसेज बिल्कुल स्टॉप है और वजन भी बढ़ रहा है। तो आप इसमें मुझे क्या कहेंगे? अच्छा जी,
अच्छा, इसके लिए देखें आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल, मुझे अभी एज नहीं पता है, लेकिन आप फिर भी अगर तो 40 प्लस है तो फिर तो ज़ाहिर है मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये कि अगर नहीं है तो इसके लिए एक बेहतरीन नुस्खा मैं बता रही हूँ कि 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर 1/4 टीस्पून या 1/2 टीस्पून गाजर के बीज लेने हैं, तुख्मे गाजर, वो डालना है, और अजवाइन डालनी है तकरीबन पिंच के करीब, और इस पानी को आपने पका लेना है। थोड़ा सा गुड़ डालना है इसके अंदर टेस्ट के लिए। पकाने पर जब वो आधा रह जाए तो ये सिर्फ 3 दिन तक आपने लेना है, और इंशाल्लाह फिर आप देखिएगा कि 3 दिन में अगर तो सही होना होगा तो फिर ठीक हो जाएगा आपका जो भी प्रॉब्लम है। तो वो 3 दिन ही सिर्फ लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। और 3 दिन एक साथ लेना है? 3 दिन लगातार, 3 दिन Consecutively? सिर्फ 3 दिन तक। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग एमन, और हम दुआ करते हैं आप जल्दी सेहत याब हो जी। बिल्कुल। अच्छा, अब हमने जो ये देखें बना लिया है ना, ये मैंने इसमें काफ़ी सारी आइस डाली है, और ये हमारे पास ड्रिंक रेडी हो गया है। अब इसके अंदर एंड में सिर्फ हमने डालना है लेमन। ये लेमन हम डालेंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे टेस्ट। चाहो तो आप करो, चाहे मैं तो खैर बता दूंगी, मैं तो पीती रहती हूँ। ये आपके पेट के लिए बेहतरीन ड्रिंक है, और इससे आपको होगा क्या कि एक तो ये हाजमा करेगा। ये हमारे यहाँ बेसिकली जब हम खाना खा लेते हैं तो खाने के बाद हम सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं ना, तो उसकी जगह अगर हम ये लेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपके जिगर के लिए भी अच्छा है, आपको डाइजेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, आपका खाना हजम करेगा बेसिकली। मुझे एक बात बताएं, इसके अंदर लोग सोडा वाटर भी मिला सकते हैं? सोडा भी मिला सकते हैं। सोडा वाटर जो होता है बिल्कुल सिंपल सोडा, बेसिकली जब हम स्ट्रीट पे जाते हैं, स्ट्रीट में जाकर ये चीज़ पीते हैं तो उसमें सोडा मिला हुआ होता है। लेकिन जब हम घरों में होते हैं तो ऑब्वियसली हम पानी का इस्तेमाल करते हैं कि जितना पानी इस्तेमाल होगा वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। सोडा वाटर अब अगर, क्योंकि मेरा बहुत लोग हैं जिनको खाने के बाद लगता है कि सोडा पी के थोड़ी तबीयत सही होती है, वो दिमाग में उनके होता है कि हमने सोडा पिया है तो सोडा पी के हमारी तबीयत बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, वो दिमाग में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये भी बना के पियेंगे ना, आप यकीन करें आपको इतना अच्छा लगेगा। इसके अंदर जीरा है आपकी ठंडक के लिए, जो आपकी बॉडी को, क्योंकि हमारी बॉडी हीटअप की तरफ जा रही होती है, हमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे मैं अभी आपको कह रही थी कि हम सत्तू बना के पियेंगे, तो सत्तू के लिए घर में बेहतरीन होता है कि हम किस तरह सत्तू बनाएं। सत्तू तो आप यकीन करें जो जोड़ों के दर्द के मरीज़ हैं ना, वो भी सत्तू पियेंगे तो उनका जॉइंट पेन भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जौ मौजूद है। जौ बेहतरीन है आपका लुब्रिकेंट प्रोवाइड करने के लिए, जो आपकी हड्डियों में होता है, वो आपका जॉइंट का जो प्रॉब्लम है ना वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 2 तरह के सत्तू लिए हैं। एक है चने का सत्तू, जो भुने हुए चने का पाउडर है, सिंपली इसको पाउडर ही कहेंगे, और ये मैंने घर में बनाया। ये तो चने को मैंने पीस लिया तो ये बन गया आपका सत्तू। ये मैंने उसी तरह बनाया जैसे मैंने बताया कि मैंने तवे पे जौ को भून लिया, पाउडर बना के रोस्ट करने के बाद आपका ये जौ का सत्तू रेडी हो गया आपके पास। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा पानी लिया है, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून मैंने जौ का सत्तू लिया है, और 2 ही टीस्पून मैंने चने का सत्तू लिया है। इसकी जो ब्लेंडिंग होती है ना, सबसे मायने यही रखता है कि आपकी इसकी ब्लेंडिंग किस तरह की है, क्योंकि ये भीगता है, भीगने के बाद ये थोड़ा सा फूलता है, तो इसबगोल की तरह। तो हमें जो है ना, जितना हम देखें, जितना लेते जाएंगे ये पानी पीता चला जा रहा है, इतना गाढ़ा थिक हो गया है ये। तो इसको जितना हम थोड़ी देर भिगो के रखेंगे, और जितना हम इसको या तो बीटर में करें, या आपके पास वो छोटा वाला कॉफ़ी वाला होता है ना, वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं अब गुड़ डाल रही हूँ, तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गुड़ ऐड किया है। गुड़ ऐड करने के बाद आप इसके अंदर वही आइस भी ऐड कीजिए, पानी ऐड कीजिए, आपका सत्तू रेडी है। और बड़ा सिंपल रेसिपी है, सिंपल, बस ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने ब्लेंड करना होगा इसको, और आपका सत्तू जो है वो रेडी हो गया। इसमें कोई लेमन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ये उसका अपना एक जायका है। बिल्कुल, इसका अपना एक टेस्ट है। हुमैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे योगी वजाहत से, क्योंकि फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं योगी वजाहत। आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं, उस मौजू, उस रोग में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो मुब्तला ना हो, वो है कमर का दर्द। हमारी ज़िंदगी में किसी न किसी ज़िंदगी के दौराए में किसी वक्त पे
हमें कमर का दर्द ज़रूर हुआ है, और कुछ लोगों को तो ये हर वक्त ही रहता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी कई वजूहत हैं। योग इस पर बहुत तफसील से गुफ्तगू करता है। हमारे सोने का अंदाज़, जिसमें अब हम बहुत ही हार्ड बेड पे, सख्त बिस्तर पे सोते हैं, ये एक बहुत बुनियादी वजह है। पुराने ज़माने में हम चारपाई पे सोया करते थे, नरम बिस्तर होते थे जिसमें हल्का सा नीचे की तरफ वज़न होता था और हमारी स्पाइन कर्व में आ जाती थी, जिसकी वजह से हमारी कमर में दर्द नहीं होता। दूसरी बात, हम अब क्योंकि जिस ज़िंदगी के अंदाज से गुज़र रहे हैं उसमें कई चीज़ें हमें उठानी हैं, जाना है, आना है, और हम उसमें बिल्कुल एहतियात नहीं रखते कि हम झुक के किसी चीज़ को नरम करके नी को फिर उठाएं तो भी कभी कमर में दर्द नहीं होगा। हम सीधे एकदम उठा लेते हैं तो इससे भी दर्द होता है। दूसरी एक वजह, हमारी ज़िंदगी में एक चीज़ आई है जिसको कहते हैं एग्जेक्टिव चेयर। वो कुर्सियाँ जो बड़ी नरम हैं और हिलती रहती हैं, जुलती रहती हैं, ये हिलना जुलना जो है हमारी कमर को भी तोड़ के रख देता है। पुराने ज़माने में बैठ की कुर्सियाँ फिक्स कुर्सियाँ होती थीं जिसमें हम बैठते थे और हमारी कमर को वेंटिलेशन, हवा भी मिलती थी। अब तो हम बिल्कुल ऐसे कुर्सी पे बैठते हैं कि जी कमर को हवा ही नहीं मिलती, तो बहुत मुश्किलात होती हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है कि आपकी स्पाइन जो है, जो स्पाइनल कॉर्ड्स है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही हो, हवा मिल रही हो आपके मसल्स को, तो भी आपके मसल्स बेहतर रहेंगे। लेकिन आज क्योंकि हमें योग करना है और योग के हवाले से आपको बताना है कुछ इसकी मौज़ूआत के हवाले से योग को मैं डिफ़ाइन करता हूँ। देखिए, कमर का दर्द गो के बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन उसमें वजूहत ये भी हैं कि हम आगे की तरफ झुकते जा रहे हैं। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर हम इसको पीछे की तरफ हल्का सा कर्व दे दें तो ये वाज़े तौर पे हमारे जो दर्द हैं, रोग है, उसमें कमी लाएगा। तो बैठे बैठे अगर आप सिर्फ कुछ भी ना करें, कुर्सी पे बैठे हों या जैसे इस वक्त आप मुझे टेलीविज़न पे देख रहे हैं बैठे हुए, हल्का सा कमर को कर्व दीजिए और उसमें खम लाइए और ऊपर की तरफ देखते हुए चेस्ट को थोड़ा बाहर निकालिए और हल्का सा कर्व दीजिए। दोनों हाथ अगर आपने नी पे रखे हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। कुर्सी पे बैठे हैं तो उसका हैंडल पकड़ लीजिए। अगर आपके पैर सीधे हैं तो भी आप ज़मीन पे हाथ रख के इस तरह कर्व दे सकते हैं। वापस आ जाइए, थोड़ी सी देर रुकिए और फिर उसके बाद इसको दोहरा लीजिए। आइडियली इसको 10 की काउंट तक गिने तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 10। बहुत सिंपल है, लेकिन क्या यही इलाज है? नहीं जनाब, ये नहीं है। योगा के तमाम वो पोज जिसमें आप कर्व लेते हैं, बैकवर्ड कर्व देते हैं, वो सारे के सारे आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक पोज ऐसा है जो आपके मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और इसको कहते हैं सेतुबंध आसना या ब्रिज पोज। ब्रिज पोज के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ये बहुत कमाल का है। आप आराम से इस तरह बैठे हैं, आपने टर्न किया, पैरों को सामने की तरफ सीधा रखा, आराम से अपने आप को इस तरह लेट गए। लेटने के बाद दोनों हाथों को ज़मीन पर रखिए और एक गहरी सांस लेने के बाद सांस निकालते हुए अपने आप को उठा लीजिए इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए। आइए इसको दोहराते हैं। इनहेल। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ रुक नहीं पा रहे तो अपने दोनों हाथों को इस तरह कमर के नीचे रख के इसको और ज़्यादा ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाइए। आप इसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा 5 दफ़ा दोहरा सकते हैं और इससे आपके जो बैक मसल्स हैं वो मज़बूत होंगे और आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब जब भी आप उठें तो आप साइड में टर्न होकर आराम से उठिएगा और इस तरह फिर अपने आप को रोक लीजिएगा। ये जो पोज़ है जिसको मैंने आपको बताया, ये पुल का अंदाज़ है, ब्रिज पोज़ है या सेतुबंध आसना है। ये बहुत ही कमाल का है। अब हम एक ऐसा पोज़ करेंगे जो कि बहुत आसान है और आप उसको दोहरा सकते हैं। इसके लिए भी मुझे फिर दोबारा लेटना होगा, लेकिन इस दफ़ा मैं ये इस तरह जाऊंगा। बड़ा मशहूर योगा का पोज़ है, इसको कहते हैं स्नेक पोज़। स्नेक पोज़ के लिए आप आराम से ज़मीन पे लेट जाएं, हाथों को इस तरह रखें। इसमें कई वेरिएशन है।
ये वेरिएशन भी है, लेकिन आप इसको पैरों को मिला लीजिए, सांस लेते हुए अपने आप को हल्का सा उठाइए। आपकी कमर में अगर बिल्कुल सीधी है तो कोई बात नहीं है, रहने दें। रफ्ता 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 इसमें कर्व आता जाएगा, और जैसे जैसे कर्व आएगा ये बेहतर है। बहुत फोर्सफुली ऊपर जाने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने बहुत बेसिक अंदाज में किया है। असाज़ा इसको मना करते हैं और कहते हैं कि इसको बिल्कुल पीछे की तरफ इस तरह किया जाए, लेकिन क्योंकि हमारा मकसद कमर को लचक देना है तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। जब ये मुकम्मल हो जाए तो रिलैक्स रहिएगा। अब अपने आप को उठाएं ज़रूर, लेकिन इस हाथ को भी हल्का सा उठा के रखिए। अगर आप गौर करें तो ये इंतहाई प्रेशर आपको देगा आपके थोरेसिक के पास, और लंबर पे खासा प्रेशर आएगा। अब जब आप इस तरह उठेंगे तो ये प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका जो लंबर का एरिया है वो बहुत मुस्तफ़ीद होगा इस पोज से। इसके बाद जब आप ये मुकम्मल कर लें तो आप अपने आप को चाइल्ड पोज में आराम से रोक सकते हैं। अब जैसे कि आपने गौर किया होगा, मैंने ये पोज करने के बाद अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लिया। फिर आती है जी मालिश। आमतौर पे हमारे जो तर्ज ज़िंदगी है उसमें हमने मालिश को तो बिल्कुल ही निकाल दिया है। हालांकि योग में, और मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जो बात आप खुद नहीं करते उसमें वज़न ही नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं कह रहा हूँ वो मैं खुद करता हूँ। तो सरसों का तेल, तिल का तेल या खोपरे का तेल, ये 3 चीज़ें हैं। अगर आप गर्म मिजाज के हैं तो खोपरे का तेल आपके लिए मुनासिब है। अगर आप सर्द मिजाज के हैं तो सरसों का तेल आपके लिए मुनासिब है, और तिल का तेल सबके लिए मुनासिब है। आप तेल लीजिए, थोड़ा सा आपने तेल निकाला और उसको लिया। 3-4 चीज़ें बड़ी लाजमी हैं आपको करनी है, लाजमी हैं। तिल का तेल आपने लिया, छोटी उंगली में लिया, कान में डाला, लाजमी, ये रोज़ाना मैं करता हूँ, ठीक है। कान में, नाक में, हो गया जी, ये तो कान और नाक हो गया। उसके बाद आपने ये तेल लिया और नाक में लगाया, फिर ये तेल लिया और पैर के तलुओं पे लगाने के बाद ख़ास तौर से आपने अंगूठे पे और छोटी वाली उंगली पे, ये अंगूठे के बराबर वाली उंगली पे, जो बड़ी उंगली है सॉरी, इस पे लगाना है नीचे। नींद बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। हो गया। अब ये तो हो गया सिंपल तरीका, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन भी अच्छी रहे, आप बेहतर रहें, और पुराने ज़माने में आपको पता ही है कि बच्चों को सरसों के तेल से मालिश करने के बाद नहलाया जाता था, तो आप नहाने से पहले अपने पूरे जिस्म पे मालिश कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता तो दिन में कभी आप थोड़ा सा तेल लीजिए और पूरे स्किन पे आराम से लगा लीजिए, आँखों पे बचा के लगाइएगा। अगर सही तेल है तो ये मिर्चें लगाएगा, आपको गर्मी देगा। स्किन को बेहतर करना चाहते हैं और रिंकल्स फ्री अपने फेस को करना चाहते हैं तो कोई और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप सरसों के तेल से भी अपने आप को बहुत बेहतर कर सकते हैं। कमर के दर्द से बचने के लिए कमर की बाकायदा मालिश जो है नीचे से ऊपर की तरफ सरसों के तेल से की जाए तो आपको बहुत फ़र्क आएगा, क्योंकि ये मसल्स को मजबूत करती है। आज हमने बहुत सॉफ्ट अंदाज में, लाइट अंदाज में कमर के दर्द पे बात की है, गुफ्तगू की है। ये बहुत तवील और वसी मौजू है जिस पर असातिज़ा बेशुमार पोज बताते हैं। मैंने सिर्फ आपको 1-2 पोज बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको करके फ़ायदा उठाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम हमेशा
अपने शो पे आपकी मुलाकात पाकिस्तान की उन शानदार खवातीन से कराते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, कोई बिजनेस कर रही हैं और अपनी एक शनाख्त हासिल करने की तगदो में रोज़ लगी रहती हैं, और बहुत सारी खवातीन हैं जो इस तगदो में कामयाब होती हैं। इसी तरह की खातून हमारे साथ आज मौजूद हैं। हमारे साथ है सना अंसारी। अस्सलाम सना, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। ट्रेंड्स बाय सना अंसारी आपका एक छोटा सा बिजनेस है, और अच्छा ये कब स्टार्ट किया, इसकी थॉट कैसे आई? एक्चुअली स्टार्ट किए हुए तो कोई 12 साल हो गए। ओके। बट आई वाज बेसिकली वर्किंग एज अ बैंकर। अरे और कुछ जहन में ख्याल आया कि बैंकिंग की जॉब को छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा सूद के एलिमेंट से हटना चाहिए। तो कुछ सेविंग्स थी, उनसे मैंने अपना बिज़नेस को स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 18,000 फॉलोअर्स हैं मेरे पेज के ऊपर। 18,000? एग्जैक्टली। इंस्टाग्राम आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड, बट थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की है बच्चों के सेगमेंट को, क्योंकि माएँ बहुत ज़्यादा बच्चों को लेके सेंसिटिव होती हैं, और मुझे ऐसा लगा कि ये एक मार्केट ऐसी है जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने टच नहीं किया है। वो मेरे ख्याल से बच्चों की कोई भी चीज़ होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी हमें मार्केट में मिलती है, इतनी ज़्यादा इनहैंस्ड और एलैबोरेटेड नहीं मिलती है। जी बिल्कुल। मुझे बात बताइए, जो भी आप कहनी आप एक बैंकर थी पहले, आपने सिर्फ वो सूद की वजह से छोड़ दिया? एग्जैक्टली उसकी वजह से छोड़ा, और बहुत बड़ा डिसीजन था बिकॉज मेरे पास उस वक्त गाड़ी भी लोन पे थी, उस वक्त मेरा घर लोन के ऊपर था, तो मुझे वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। एंड आई एम एट द मोमेंट आई एम लिविंग ऑन अ रेंटेड अकोमोडेशन। अच्छा। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम तो इतना सनम ये एकदम से अवेकनिंग हुई या किसी ने आपसे कुछ कहा? एक तकी उस्मानी साहब का फोरम था, इस्लामिक फोरम। मैंने इस्लामिक बैंकिंग ज्वाइन की। पहले तो हमें यही लगता था कि कान इधर से पकड़े इधर से पकड़े, एक ही बात है। बट वो एक फोरम था, उस पर हमारा एक जेनेरिक डिस्कशन हो रहा था। उसमें बीइंग अ वुमेन मैं एक वाहिद खातून थी एज अ ब्रांच मैनेजर। तो उन्होंने मुझसे पूछा, उनका एक सवाल था, उन्होंने कहा बेटा मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ कि तुम ये बैंक की नौकरी ही क्यों करी? मैंने कहा बस शायद शुरू में स्टार्ट में ही ऐसा कुछ था, और मेरा एक्सपीरियंस ही शुरू से बैंकिंग का रहा। मैंने एक दो दफ़ा स्विच करने की भी कोशिश की, मगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और फिर सैलरी कॉम्प्रोमाइज़ आजकल के फाइनेंशियल सिचुएशन में इट्स नॉट ईजी। तो मैं कहा चले इसी को कंटिन्यू करते। फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए इस्लामिक बैंकिंग की साइड पे आई। तो उस फोरम में बड़ा मज़ेदार डिस्कशन था जब उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि वाई बैंकिंग ओनली। तो मैंने उनको कहा कि मुझे अपने घर की बहुत ख्वाहिश थी कि मेरा अपना घर हो, जिसको मैं कहूँ कि हाँ ये मेरा अपना घर है, मेरी अपनी गाड़ी हो, मेरी अपनी कोई शनाख्त हो, कल को मेरे बच्चे बड़े हों तो वो कहें कि अम्मा अब्बा ने कुछ भी नहीं किया शायद। तो उसमें उन्होंने मुझे बहुत छोटी सी एक बात कही जो मेरे दिल को वाकई में बहुत ज़्यादा छुई। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इस दुनिया में घर बना के क्या करना है, उस घर की जो सोचो जो तुम्हें उधर मिलना है। अच्छा, उस वक्त तो मुझे शायद ऐसा लगा कि वो डीप डाउन इनसाइड कुछ इतना टची नहीं था, बट व्हेन आई वेंट होम बैक और मैंने उस पर गौर व फिक्र किया तो मुझे वाकई वो बात बड़ी टच की, और मैंने कहा तो बड़ी गहरी बात उन्होंने की। सडनली मैंने फिर कुरान को उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया, और उसमें देखा कि वाकई इस चीज़ की तो कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। हो सकता है अल्लाह की नज़र में होगी। देखें, हम कोई डायरेक्टली सूद के एलिमेंट में तो नहीं थे, बट उसमें मैं लोगों को इन्वॉल्व ज़रूर कर रही थी। तो बस वहीं से हुआ, हस्बैंड से काफ़ी मुंह मारी हुई, बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बट सडनली देन वी डिसाइडेड कि नहीं यार वी शुड एंड दिस। तो अभी भी कभी भी सर आई थिंक इट्स अ लॉन्ग डिबेट। Exactly. ये वाली जो सूद की जो आप बात कर रही है ना, आई थिंक इट्स अ लॉन्ग डिबेट। देखिए बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि देखिए अब आपको अपने एक रकम के ऊपर एक इंटरेस्ट मिलता है, वो उसको लोग सूद कहते हैं, ठीक exactly. है, लेकिन आपकी वो जो रकम है वो जो रोज़ाना डी वैल्यू हो रही है उसका क्या वो होगा? देखिए उस वक्त मुझे पता नहीं, फिगर्स में मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए। 3 लाख रुपए मेरी तनख्वाह थी, और जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो उस वक्त मेरी कोई सेविंग कोई 4-4.5 लाख रुपए थी। कुछ मियाँ से भी पैसे लिए और एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट की। तो जब वो इन्वेस्टमेंट मैंने की और मैंने अपना काम को स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों ने उसमें मेरे अकाउंट को हैक करने की भी कोशिश की, बहुत सारे एलिमेंट्स मैंने फेस किए, लेकिन एक चीज़ थी कि मुझे इस चीज़ में वापस नहीं जाना था बैंकिंग साइड पे। मैं कहा बस मुझे कुछ भी करके इसको बस सेटल अप करना है। तो हर महीने 10,000, 12,000, कभी 15, कभी 20 सीजनल बेस्ड इनकम होती रही। अच्छा, उस वक्त मैंने कोई नई नई चीज़ों से स्टार्ट किया था, उसमें ख़वातीन को भी घुसाया हुआ था और बच्चों की चीज़ें भी थी। फिर मैंने उसको टोटली फोकस कर दिया बच्चों की तरफ।
अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग मनी इन लाइक 6 फिगर्स। एक्सीलेंट। तो बहुत अच्छा हो गया सेटअप और अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक मेरे ख्याल से आपकी जो किस्मत में होता है आपके पास उतना ही आता है, वो रूट आपको डिसाइड करना होता है Exactly. कि आप किस तरफ से ले रहे हो। अगर कोई भी चीज़ दिल को नहीं भा रही है, आपको डिस्टर्ब कर रही है और आपको एक थॉट बार बार तंग कर रही है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक यू शुड लिसन टू योर हार्ट। दिल खुदा का घर है और आई थिंक वहाँ से अगर वहाँ से कोई कॉलिंग आ रही है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू कैटर टू इट। मुझे एक बात बताएं, क्या क्या चीज़ें आप बना रही हैं? बेस्ट आपका हॉटेस्ट आइटम कौन सा है इसमें? एक्चुअली आई एम मोर इनटू बटरफ्लाइज। ख़वातीन की कमज़ोरी कह लें कि उनको बटरफ्लाई वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। एट द सेम टाइम हम वेडिंग सीजन को कवर करते हैं जिसमें हम ये हैंडमेड बैंगल्स बनवाते हैं। एक फैमिली है रूरल एरिया से बिलोंग करती है, तो वो इस तरह की ये बैंगल्स मुझे बना के देती हैं। दे आर टोटली होममेड। तो अगेन ये थोड़ा सा सीजनल बेस्ड चीज़ें हैं, बट अकॉर्डिंग टू द थीम्स हम इसको कवर अप करते हैं। ठीक है। और एज़ फार एज बटरफ्लाइज आर कंसर्न तो आपको मेरी बहुत सारी चीज़ों में मिलेगा। आई एम होपिंग कि कैमरा इसको कवर कर रहा है। ये इस तरह से होलोग्राफिक स्टोन्स के साथ आपको क्रिस्टल स्टोन्स में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये कुछ बोज हैं जो मुनफरिद हैं, आपको दूसरे ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर अवेलेबल नहीं होंगी, बिकॉज ये मेरी कुछ परचेजेस हैं जो मैं कोरिया से डायरेक्ट इम्पोर्ट करती हूँ। अच्छा जी। और इसमें आप डिज़ाइन कुछ कर रही हैं खुद से? जी बिल्कुल। ये इस तरह से हेयर क्लॉज हैं, ये ऑलमोस्ट ओरिजिनल जैसे लुक पे हैं। इसको आप अपनी मर्जी के कलर्स पे डिज़ाइन करवा सकते हैं। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। और ये छोटे लैंप्स क्या हैं ये? ये बस ऐसे लाइट्स हैं और ये चीज़ों को एनहांस करने के लिए जस्ट टू गिव इट अ लुक ये चीज़ें ऐड की हुई हैं। देखिए बहुत खूबसूरत है। अच्छा, और आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो यूजुअली लोकल हैं या इंटरनेशनल हैं? इंटरनेशनल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट यूएई और सऊदी अरेबियन बेस्ड है। अच्छा जी। तो आप शिप कर रही होती हैं वहाँ पे? बिल्कुल। एक्सीलेंट। बटरफ्लाइज की बात करें, हमारे सेट पे सिर्फ एक ही बटरफ्लाई है। जी जी, मोस्ट वेलकम। अब आ जाए नौरीन, आगे आ जाए, आप आगे देख सकती हैं। हाँ हाँ, देख कि लें। क्या आपको जो बटरफ्लाई में अच्छा लगे वो मुझे बताएं ताकि मैं आपके बालों में लगा सकूं, थोड़ा सा हेयर स्टाइल ना खराब कर दूं। आप इस पे भी लगा हाँ सकती हाँ, हैं। एग्जैक्टली। हाँ, लगा दे, कोई भी लगा दीजिए। अच्छा चलें, ऑल राइट जी। ये हमने लिया बटरफ्लाई और ये आपके बाल। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये चीज देखिए। अच्छा, यूजुअली लड़कियों को पसंद भी आती है डायमंडीज और थोड़ा ब्लिंग, हाँ, एग्जैक्टली है ना, ब्लिंग। ब्यूटीफुल लुक आता है। अच्छा, आपके ये ज्यादातर ये बच्चियों का सामान है आपके पास, फॉर यंग गर्ल्स ओनली? एग्जैक्टली। मुझे एक बात बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि अगर आफ्टर सेल सर्विस की ज़रूरत पड़ी हो, या कभी कोई ऐसी नहीं कि आपने कुछ शिप करवाया हो और उसमें कोई फॉल्ट हो और कुछ इस तरह का? होता है, डैमेजेस होते हैं कभी कभी पार्सल इस तरह से। कभी लोग एक्सेप्ट नहीं करते पार्सल, कहते हमने ऑर्डर ही नहीं किया। वो तो बहुत रिटर्न्स हैं, बट मेरी अपनी एक पॉलिसी है, आई वर्क ऑन एडवांस पेमेंट ओनली। ठीक है। मैं कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर काम नहीं करती। ठीक है। बिकॉज फेक बाइंग बहुत ज़्यादा होती है और थोड़ा सा चीज़ों को पॉजिटिविटी की तरफ रखने की वजह से ही जो है वो कैश ऑन डिलीवरी अवॉइड की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत पुराने हैं, और उनमें से कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे हैं वो जस्ट मुझे सीज़न पे फ़ोन करते हैं, अपने बच्चों के ड्रेसेस की तस्वीरें भेजते हैं और कहते हैं इतना अमाउंट का बजट है हमारे पास, आप बस हमारा पार्सल बना के कुछ भी करके बस इसको भेज दें। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। एक्सीलेंट। मुझे एक बात बताएं नौरीन, आप भी मुझे वांट योर इनपुट ऑन दिस एज वेल, कि क्या जब ख़वातीन कोई काम करना शुरू करती हैं तो क्या उनको मुश्किलात का वाकई में सामना करना पड़ता है सोसाइटी में? थोड़ा बहुत इन द बिगिनिंग, लेकिन फिर इजी हो जाती है हर चीज़। बिगिनर्स जो होते हैं सब में, हम जैसे बीइंग अ शेफ, शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अब हम नहीं, लेकिन वो जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी? मेल डोमिनेशन की वजह से प्रॉब्लम? हाँ एग्जैक्टली, कुछ वो भी होती हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, मतलब थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करते हैं लोग, थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन फिर हम मैनेज कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को बहुत पेशेंस चाहिए होती है अपने अंदर, तो वी हैव टू बी पेशेंट। आप मुझे बताएं, जब आपने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, यू नो, स्टार्टिंग आउट योर ओन, यू नो, स्टार्टअप शुरू करना और अपना एक करियर को बिल्कुल खुदाफिज कह के, आई थिंक इट्स अ ह्यूज डिसीजन, यू नीड गट्स टू डू दैट। जी। आप मुझे बताएं क्या इनिशियल फेज क्या था? इनिशियल फेज ऐसा था कि फैमिली चैलेंजेस सबसे पहले, और एट द सेम टाइम आपके जो कॉलीग्स होते हैं वो बड़ा परेशान होते हैं कि नहीं ये 1 साल बाद वापस आ जाएंगी, शी माइट नॉट कंटिन्यू, 17 साल का एक्सपीरियंस है, हाउ शी इज़ गोना क्विट। और मेरी अपनी एक स्ट्रेंथ थी कि आई वाज इनटू कस्टमर सर्विसेज ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों से डील करना, बातचीत करना, इवन उनके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करना अप टू सम एक्सटेंट।
तो जब मैंने इस बारे में सोचा तो मैंने कहा यार ये भी एक तरह की कस्टमर सर्विसेज हैं, ऑफ कोर्स, बट इसमें मुझे अभी तक इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं लाइव ऑन स्क्रीन आके अपने आप को सामने लाते हुए इन चीज़ों का डिस्प्ले करूं, बिकॉज उसमें होता क्या है, आपने जो मेल डोमिनेशन की बात करी, उसमें यही होता है कि बहुत सारे मेल्स फिर आना शुरू हो जाते हैं और वो आपके सेशन को ख़राब करते हैं बाय यूजिंग सच बैड वर्ड्स कि आप उनको किसी ओपन फोरम में डिस्कस तक नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रही हैं। आपके पेजेस के कितने पेजेस हैं? फेसबुक पे भी है? सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड, दैट्स नॉट ओल्ड, बट फेसबुक आई एम रनिंग फ्रॉम द लास्ट 12 years। 12 years you're running जी, फेसबुक, जी। ट्रेंड्स बाय सना सना अंसारी, और उस पे आपको ये बेहतरीन चीज़ें मिल रही होंगी। और ट्रेंड्स का जो इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जाइए प्लीज़ फॉलो कीजिए इन पेजेस को, और हमें हमेशा इस तरह की जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको फॉलो करते रहना चाहिए, सपोर्ट करते रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इस तरह की चीज़ें गिफ्ट देने के लिए आइडियल होती हैं। एग्जैक्टली किसी के अगर आप जा रहे हैं, है ना, वो देखें ऐसे ही है। माँ अभी तक उनकी हवस खत्म नहीं हुई, नहीं कोई बात नहीं, I'm already कड़ी हुई है नौरीन बापे कि अब दूसरा क्या चीज आएगी कि थोड़ी देर बाद सना कहेगी चूड़ियां भी पहन लो। Everything is so beautiful, माशाल्लाह। इट इज, Thank you so much। वो तो Tempting। नजर यार। लेकिन अब सना अगर कोई ऐसी चीज हो जो कस्टमाइज करके किसी को बनानी हो, आपने पहले कोई 4 साल पहले उन्होंने कोई आइटम आपसे परचेज किया हो एंड देन यू नो दे वांट इट बैक, तो आप वो उसका कोई तरीका कार है? बिल्कुल है, अगर तो वो हैंडमेड थी तो दैट्स डूएबल, हम दोबारा उसको बना सकते हैं। एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कस्टमर्स की वाकई में रिपीटेड ऑर्डर्स में होती हैं, तो उसका स्टॉक मेरे पास इतना होता है कि मैं उसको शायद कोई 2-3 साल तक कंटिन्यू कर सकती हूँ। अच्छा जी। वेरी नाइस। और आप कॉन्स्टेंटली इंपोर्ट कर रही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप लोकल वेंडर्स के साथ भी कुछ काम कर रही हैं? बहुत कम। बहुत कम कर रही हैं क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से? नहीं, कंपटीशन की वजह से। अच्छा, आई वांट टू मेक इट वेरी यूनिक, थोड़ा सा डिफरेंट, बिकॉज इस काम में भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं of course। और अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। एट टाइम्स ऐसा होता है कि मुझे रात को 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए कि मुझे अपनी बजट को किस तरह से यूटिलाइज करना है। और आप कहीं पे डिस्प्ले भी कर रही हैं या सिर्फ? डिस्प्ले होता ही है at कि stores or डिफरेंट somewhere? इवेंट्स हैं, डिफरेंट एग्जीबिशंस होती हैं। इस साल तो बहुत ज़्यादा हुई, इवन लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा हुई, तो मैं डिफरेंट फोरम्स के ऊपर अपने एग्जीबिशन में जाके स्टॉल्स लगाती हूँ, वहाँ पे आके लोग डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। आपके एक्सपेंशन की कोई प्लान्स है कि आप कोई स्टोर खोलना चाहती हैं? स्टोर अभी नहीं, नॉट एट दिस टाइम, रीजन बीइंग कि अभी हम कोविड के हालात से निकले हैं और इस वक्त बहुत सारे और आई लोगों थिंक ने, इकोनॉमी हैज क्रैश्ड कंप्लीटली हियर। बिल्कुल ऐसा ही है, तो मेरे ख्याल से किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा आप ही इस है। तरह नहीं इन्वेस्ट कर सकते। लेकिन सो फार द रिस्पांस हैज बीन गुड। इंस्टाग्राम पे डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंट मार्केट ऑन इंस्टाग्राम? Exactly. There is no fake person on Instagram. Till now, I have never faced anyone. और वो genuine buyers होते हैं. They just don't discuss things. मगर ये होता है कि वो genuinely purchase करना चाहते हैं. ज़बरदस्त सना, इट वाज लवली मीटिंग यू। Thank you so much. और हमारी दुआ है कि आपका ये जो बिजनेस है ये बहुत ज़्यादा कामयाब हो। बहुत बड़ा डिसीजन आपने लिया है और आप 12 साल से इसको कर रही हैं। बेहतरीन बात है। ख़वातीन और हज़रात, ट्रेंड्स बाय सना अंसारी, इसका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, फॉलो कीजिए। मैं इनकी जान छुड़ाता हूँ नौरीन शेफ से, जो कि नहीं छोड़ने की बिल्कुल मूड में। आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ है शेफ नौरीन, और आप क्या समझ रही हैं, सना अंसारी मुझे भी गिफ्ट देके गई। No way. ये देखें, Beautiful. ख़वातीन और हज़रात, ट्रेंड्स बाय सना अंसारी को आप फॉलो कीजिए ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टाग्राम। और आप क्या बना रही हैं आज? आज हम बना रहे हैं इटालियन अल्फ्रेडो लिंगुइनी। हाँ, वाह, वो पास्ता है, मतलब स्पेगेटीज हैं, लिंगुइनीज मतलब हम उस पे बोलते हैं, लेकिन स्पेगेटी। तो हम वो Excellent. चिकन के साथ बनाएंगे, थोड़ा सा मरीनारा सॉस के साथ, जिससे डिफरेंट सा बनेगा, चीजी सॉस के साथ। तो हम वो बना रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा,
अच्छा मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। अच्छा मैंने लिंगुइनी मतलब स्पेगेटीज का मैंने एक पैकेट ले लिया था पूरा, उसको मैंने क्या किया, बॉईल किया सबसे पहले पानी को, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया। उसके बाद मैंने इसको लिंगुइनीज को मैंने 7 to 8 मिनट्स मैंने बॉईल किया। इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करते, मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स, दैट्स इट, वरना वो क्या होता है वो स्टिक हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। उसके बाद जब ये बॉईल हो गई आपने इसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन किया, फिर उसको ठंडे चिल्ड वाटर में बर्फ़ के पानी में आपने उसको डाल दिया ताकि वो अलग अलग हो जाएंगी क्योंकि वो चिपकती नहीं है। ये इसका बेस्ट पार्ट है, ठीक है। अच्छा इसके लिए मुझे चाहिए 250 ग्राम मैंने चिकन लिया है, ठीक है, और इसको मैंने बोनलेस और छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था और ये बोनलेस चिकन है, ठीक है। अच्छा इसमें 2 बेल पेपर्स जाएंगी मतलब शिमला मिर्च, ये जाएंगी इसमें 2 क्योंकि हमने इसको भी स्क्वायर्स में काट लिया था। अच्छा चॉप गार्लिक है इसमें 4 to 5 टेबलस्पून जाएगा। हरी मिर्चें हैं 3 to 4, ये भी चॉप्ड हैं। चीज़ है चेडर चीज़, हमने एक इसका वो ले लिया था, जैसे कहते हैं मतलब 1 कप ऑफ चीज़, हमने इसको श्रेड कर लिया। हाँ कुछ हरी मिर्चें हैं जो कि हमने स्लिट्स कर ली थी, बड़ी वाली जो होती हैं, ठीक है। ब्राउन शुगर है इसमें, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, चिली गार्लिक सॉस है, टोमेटो पेस्ट है, नमक है एज पर योर टेस्ट और ब्लैक पेपर पाउडर है, और ये मैदा है जिसका हम वाइट सॉस बनाएंगे चीज़ के साथ। अच्छा ये ओरेगनो है, इटालियन स्पाइस है, इसके बगैर तो ये बनता ही नहीं है, ठीक है। चलें जी अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका चिकन बना लेते हैं। लिंगुइनी एक डिफरेंट तरीके का स्पैगेटी होता है ना? हाँ थोड़ा फ्लैट होता है। हाँ थोड़ा वो लंबी लंबी सी लंबी होती है, सवैया टाइप जी होता जी है, हाँ, एक थोड़ी सी मोटी, थोड़ी सी मोटी। हाँ। अच्छा जी अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, 2 to 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये गरम होगा तो हम इसमें डालेंगे ये चॉप गार्लिक अराउंड 2 टेबलस्पून, बाकी हम वाइट सॉस में डालेंगे, ठीक है। ये बहुत डिफरेंट बनता है, ये आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा मुझे वैसे भी इटालियन क्यूजीन काफी अच्छी लगती ओके। है, एंजॉय इट। सही, अगर उसमें थोड़ा सा बटर, हाँ तो बटर भी सब है ना, जाएगा। बटर और क्रीमी Exactly. अगर हो। लेकिन आई डोंट नो शेफ, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आप डाइट कर रहे हो तो पास्ता खाना चाहिए क्योंकि आपकी कार्ब्स की वो आई थिंक जरूरत पूरी करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना बिल्कुल चाहिए, लेकिन देखिए हाउ यू आर ईटिंग, लाइक व्हाइट सॉस चीजी सॉस के साथ खाएंगे तो इट्स फैट। अगर आप वैसे खाएंगे लाइक बॉईल करके हल्का सा टोमेरिनारा सॉस के साथ खाएंगे, थोड़ी सी वेजिटेबल्स होंगी, हल्की सी श्रेडेड चिकन होगी, तो वो मोटा नहीं करेगी। और मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, पोर्शंस कंट्रोल करके खाएंगे तो कभी मोटे नहीं कम खाएं, हाँ ईट लेस, एग्जैक्टली, सब खाएं लेकिन थोड़ा कम, मेडिसिन की तरह खाएं, मेडिसिन की तरह हाँ। कम खाएं लेकिन सब कुछ खाएं। और सबसे अच्छी बात ये कि देखिए जैसे जापानीज चाइनीज होते हैं वो हमेशा छोटे छोटे बोल्स में रेमिकल्स में पानी पीते रहते हैं गरम, हम वो इस तरह पीते हैं ना, हमारा कभी भी फैट हमारे नहीं चढ़ेगा। वो तो खाने से पहले भी पीते हैं। खाने से पहले खाने के बाद वो तो आई थिंक पीते ही रहते हैं। आपको पता है मैं जापान गया था ना, तो मैं शूटिंग करने के लिए गया तो वहाँ पे एक जापानीज फैमिली के यहाँ रुका हुआ था। ओके। तो उन्होंने अपना मतलब वहाँ पे जिस जगह हम लोग शूट कर रहे जी। थे टोक्यो में एक जगह है फूसा, हाँ। जो कि थोड़ी सी दूर है शहर से। तो वहाँ पे एक जापानीज फैमिली के घर में हम लोग शूट कर रहे थे, वही रुके थे। तो खाने से पहले ना वो एक बोल ला के देते, वो हमारे सामने आ गया, मुझे लगा हाथ धोने के लिए दिया। मैंने उसमें हाथ धो लिया, मैंने कहा इतना गर्म पानी हाथ मेरे धो लिए, तो हंसने लगे क्योंकि वो पीने के लिए उन्होंने दिया था। हाँ। खाने से पहले भी गर्म पानी पिए, खाने के बाद भी गर्म पानी पिए। एग्जैक्टली। अच्छा ये हमारा जब गार्लिक थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सॉटे करूंगी, फ्राई करूंगी, लेट्स शैलो फ्राई। इसको बिल्कुल भी ऑयल कम से कम डालिएगा, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं होगा क्योंकि जब आप इसको पास्ता जब आप इसमें डालेंगे व्हाइट सॉस के साथ तो ऊपर ऑयली ऑयली आ जाएगा, तो यू जस्ट नीड 2 टेबलस्पून ऑयल। अच्छा हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, लाइक सॉटे कर रही हूँ मैं इसको। अच्छा इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी ये वाली स्लिट्स वाली हरी मिर्चें, ठीक है, ताकि ये अच्छा कभी भी आप लोग फ्राई करें चिकन को थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दें, उससे अरोमा बहुत अच्छा आता है हरी मिर्चों का। थोड़ा अच्छा तीखा तीखा सूंघ हाँ उसमें भी तीखा, लगता है ना? एग्जैक्टली। अच्छा अब मैं इसमें डालूंगी ये ब्राउन शुगर। शुगर? हाँ ब्राउन शुगर। ये आप क्या बना रही हैं? अभी कहीं आप आप मुझे तो नहीं बना रही? सीरियसली ब्राउन शुगर डालते हैं इसमें? बिल्कुल डालते हैं। अच्छा। सुनिए थोड़ा सा टेस्ट आता है बहुत अच्छा, आप जब खाएंगे तो आपको पता चलेगा। आपने अब तक मेरे जितने भी खाने खाए कोई बुरा लगा आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। सब में ब्राउन शुगर भी थी। अच्छा जी अब इसमें जाएंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, लाइक चिली फ्लेक्स जो होते हैं 1 टेबलस्पून, ठीक है। ये इसके अंदर जाएगा। अब ये लेमन जूस मैं इसमें डाल दूंगी, 1 लेमन का जूस है,
ये इसके अंदर जाएगा। अच्छा ये थोड़ा सा हाई फ्लेम पे बनता है ताकि ये पानी नहीं छोड़े चिकन। अच्छा अब मैं इसमें डालूंगी, अच्छा ये टोमेटो पेस्ट है, इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून बिल्कुल हीप्ड भर के, ठीक है। ये टोमेटो पेस्ट चला गया, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये रेड सॉस पास्ता जी रेड सॉस में होगा? नहीं, ये रेड सॉस पास्ता नहीं है, इट्स व्हाइट सॉस ही बनेगा, चीज़ी, लेकिन इसमें थोड़ा सा रेड कलर आ जाएगा। ओके हाँ। अच्छा अब मैं इसमें डालूंगी, ये सॉल्ट है एज पर योर टेस्ट, 1 टीस्पून, क्योंकि चीज़ में भी सॉल्ट होता है तो ज़रा अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। क्योंकि ये मैंने मोज़रेला नहीं, मैंने चेडर चीज़ ली, क्योंकि मोज़रेला में नमक नहीं होता लेकिन चेडर में नमक होता है, तो इस हिसाब से। ये देखें कलर कितना अच्छा आ रहा है। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा ये ब्लैक पेपर पाउडर, ये भी अपने 1 टीस्पून डालना है, ठीक है। ये चिली गार्लिक सॉस इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। हमारा जब ये रेडी हो जाएगा चिकन, तो फिर हम इसको सेट असाइड कर देंगे, फिर हम इसका व्हाइट सॉस बनाएंगे चीज़ के साथ। चलें जी, ये हमारा भी थोड़ा सा ये चिकन उसको गलेगा। अच्छा अभी हम इसमें थोड़ी सी ये कैप्सिकम्स डालेंगे, मतलब मैंने ये 2 बेल पेपर्स लिए, तो एक मैं इसमें डाल दूंगी, एक मैं व्हाइट सॉस में डालूंगी। और नौरीन, जो बेल पेपर्स अलग अलग कलर्स की होती है, उनके क्या टेस्ट भी अलग होता है? क्या चीज़? बेल पेपर्स अलग अलग कलर्स हाँ की भी आती है? बिल्कुल, येलो होती है, ऑरेंज होती है, हसीन हसीन कलर, रेड होता रेड है। होती है, तो क्या उनका टेस्ट भी अलग होता है? बिल्कुल टेस्ट सेम होता है, टेस्ट किसी का कुछ नहीं होता, लेकिन ज़रा कलरफुल लगता है वो। जैसे हम सालसा बनाते हैं या फिर हम कुछ भी वो बनाएंगे, जैसे मैं अभी एक चीज़ बनाऊंगी, मैं 2-3 दिन में चिकन पीटास, तो उसके साथ मैं ये बनाऊंगी डिफरेंट किस्म की बेल पेपर्स मैंगो सालसा। तो आप उसमें वो देखिएगा जो कलरफुल सारी बेल पेपर्स आएंगी तो बहुत ज़रा खूबसूरत भी लगेगा। इनका एक अपना टेस्ट होता है। चलें जी, हमने कैप्सिकम्स इसमें डाली, इसको थोड़ा सा हम भून रहे हैं ताकि थोड़ा जो किचन में जो चिकन में थोड़ी सी जो गलना होगा वो इसी में टेंडर हो जाएगा। अच्छा ये थोड़ी सी ततैया जो पतली वाली हरी मिर्च होती है इसमें मैं डालूंगी 3 से 4, ठीक है। चलें जी, ये हमारा ऑलमोस्ट चिकन जो है वो रेडी है। अच्छा अब मैं इसमें करूंगी थोड़ा सा बटर ऐड, मतलब कि अराउंड 1 टेबलस्पून। ये बेस्ट चीज, ये बेस्ट काम किया आपने। हाँ ये बेस्ट काम किया सर। इससे मैंने बटर ऐड किया है। अच्छा बटर भी अनसॉल्टेड लीजिएगा, और प्लीज मार्जरीन मत लीजिएगा। नहीं दिस इज नॉट मार्जरीन, बट अ लॉट ऑफ पीपल वुड यूज मार्जरीन, वो लोग बहुत मार्जरीन, सारे लोग मार्जरीन यूज करते हैं। चले जी, ये हमारा, अच्छा मैं इसको 3 to 4 मिनट सिमरिंग पे रखूंगी, थोड़ा सा ये जूसी भी रहेगी चिकन। और वो अच्छा हम जितना ज़्यादा भूनेंगे चिकन आपका क्या होगा, सख्त हो जाएगा, बिल्कुल रबरी हो जाएगा, उससे फिर वो टेस्ट ही रहता है। तो थोड़ा सा इसको सिमरिंग पे रखें 3 to 4 मिनट्स, तो ये जूसी भी रहेगा और अपना वो भी रहेगा, टेंडर भी हो जाएगा, गल भी जाएगा। इतने ये होगा तो हम इतने इसका व्हाइट सॉस रेडी कर लेंगे। अच्छा जी, और व्हाइट सॉस हम क्रीम से बनाएंगे। जी क्रीम, इसमें क्रीम जाएगी, चीज जाएगी, दूध जाएगा, मैदा जाएगा। मुझे क्या पता है, जो क्रीम बनाते हैं व्हाइट सॉस की, क्रीम चीज भी तो एक चीज होती है ना? हाँ क्रीम चीज, क्रीम चीज जो होती है उसको भी तो हम यूज करके बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्रीम चीज भी यूज करके बना सकते हैं, लेकिन क्रीम चीज जो है हम वो इससे फट जाएगी। हाँ अच्छा। जब मैदे में हम डालेंगे बटर के फट जाएगी। ये वाली जो क्रीम होती है हम इसको चूल्हा बंद करके डालेंगे, ठीक है। वरना वो जो क्रीम चीज होती है वो तो ऑलरेडी फिर वो अजीब सी हो जाएगी, वो टेस्ट नहीं आएगा, फैल जाएगी। हाँ फैल जाएगी। Alright. चलें जी, अब हम बनाते हैं इसका व्हाइट सॉस। अच्छा चले, अच्छा बीटर कहाँ है? अच्छा अब सबसे पहले व्हाइट सॉस बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे बटर अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून। इसमें काफ़ी सारा जाता है, तो हमने इसमें 3 टेबलस्पून हमने ये हीप्ड बिल्कुल भर के हमने बटर डाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने चलाना है लाइक दिस, थोड़ा सा ये मेल्टिंग पॉइंट पे आएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे ये 3 to 4 टेबलस्पून फ्लावर, मैदा, ठीक है। 1
2 3 4। ठीक है, हमने इसको बटर के साथ थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के इसको फोल्ड करना है। और पूरे सेट पे बटर की स्मेल फैल गई है। एग्जैक्टली। हाँ, बट मैंने कल आपको पता है आजकल रील्स का बड़ा जमाना है ना। हाँ। मैंने कल इंटरनेट पे मैं देखा कि किस तरह बटर से कैंडल आप बना सकते हैं। हाँ, यू एग्जैक्टली। कैन एक्चुअली मेक कैंडल आउट ऑफ बटर। सी। और लोग उसको ना कैंडल जला के खुद पापे पे लगा के खा रहे थे। खैर एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त हमारी जो शेफ नौरीन है पास्ता बना रही है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और इस वक्त शेफ नौरीन यहाँ बना रही हैं ये बना रही हैं Alfredo linguine with cheese sauce. व्हाटएवर। Italiano. अच्छा, मैं ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इसमें क्या किया था, मैंने इसमें लिया था बटर 4 टेबलस्पून हीप्ड, मतलब भर के। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून गार्लिक डाल के थोड़ा सा सॉटे किया, और फिर मैंने इसमें 3 टेबलस्पून मैंने मैदा डाल के फिर इसको इस तरह कर दिया था। ठीक है, बिल्कुल हलवे की तरह। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल हलवा लग रहा है ये। चले अब हम इसमें करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे मिल्क। अब हम ये व्हाइट सॉस बना रहे हैं। हाँ, अभी हम व्हाइट सॉस बना रहे हैं, व्हाइट चीजी सॉस। ठीक है। ठीक है, अब हम इसका हमारा कोई काम नहीं है। जो बटर और चीज एक साथ होगी। जी एक्सेलेंट। हाँ, बटर अभी जो हमने डाला है, बटर है, गार्लिक है और मैदा है। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा वी नीड दिस हैंड बीटर। हमें हैंड बीटर इसलिए यूज करना है क्योंकि इसमें लम्स नहीं पड़े, मतलब गुठलियां नहीं पड़े। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे ये मिल्क। हम इसमें मिल्क डालते रहेंगे और साथ साथ हम इसको ये चलाते रहेंगे। ठीक है, आराम से हम ये चलाते रहेंगे इसमें, ताकि वो लम्स नहीं पड़े। और ये थिक होना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये थिक होना शुरू हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि मैदा इसमें थिकनेस लेकर आएगा। ठीक है, ये हमने अभी तक कोई नमक वगैरह इसमें अभी नहीं हमने डाला। कुछ भी चीज ऐड नहीं करी। ओनली बटर एंड गार्लिक। बटर, गार्लिक एंड मैदा एंड नाउ मिल्क। And now ठीक है, हाँ इसको हमने, ताकि वो हमें जल्दी जल्दी चलाना है, ताकि इसमें हमें घुटलियां नहीं पड़े, लम्स नहीं पड़े। ठीक है, अच्छा कुछ लोग स्पून यूज करते हैं, स्पैचुलास। इसमें सिर्फ हैंड बीटर की ज्यादा आप लोगों को नीड होगी, क्योंकि लम्स अगर आप लोग स्पैचुलास यूज करेंगे, स्पून यूज करेंगे तो उससे भी फिर क्या पड़ होगा? जाएंगे। हाँ, उससे भी पड़ जाए। अब देखिए कोई भी लम आपको नजर आ रहा है? क्योंकि फाइन है ना ये बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, बहुत फाइन है। चलें जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। ठीक है, इसमें जाएगा ½ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छा, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, हल्का मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, 1/4 टीस्पून सॉल्ट जाएगा इसमें। अच्छा, दिस इज खियान पाउडर। खियान पाउडर लाइक कश्मीरी मिर्च का पाउडर। ठीक है, इसमें जाएगा ये भी 1/4 टीस्पून। और इसमें आप लोग स्मोक्ड पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कियान डाला है। अच्छा, ये जाएगा ओरेगनो, क्योंकि इटालियन स्पाइस है, इसके बगैर तो ये बनता नहीं है। तो ये इसमें जाएगा अराउंड 1 टेबलस्पून। अच्छा खासा डाल रही है। हाँ, इसमें ये जाएगा, ज़्यादा जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसको भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये देखें थोड़ा सा थिकनेस की तरफ आ रहा है इस पर। ठीक है, इसमें मशरूम भी तो ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें मशरूम, बटन मशरूम या शिटाकी मशरूम, जो भी आप लोग बस अवेलेबल हो, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ हम अब इसमें ऐड कर देंगे ये चेडर चीज़ है, 1 बोल मेरे पास। ठीक है, ये इसमें जाएगा। जिद्दी कितनी जिद्दी चीज, कितनी जिद्दी चीज। चले जी, हमने इसमें ये चीज़ भी ऐड कर दिया। साथ साथ हम इसमें ये डालेंगे ग्रीन चिलीज। थोड़ा सा हमने अपना टेस्ट भी तो देना है। अच्छा, वैसे ग्रीन चिलीज नहीं डालते? हाँ, नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ तो थोड़ा सा टेस्ट। पाकिस्तानी हाँ हाँ, थोड़ा सा वर्जन। एग्जैक्टली। चले जी, ये हमारा चीज़ भी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, मैंने इसमें ½ kg मिल्क डाला है। ठीक है, चलें जी, ये हमारा सॉस भी ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा, इसको थोड़ा ना ज़्यादा थिक करना है ना ज़्यादा रनी, मतलब बीच का हो, ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा रनी। अगर ज़्यादा थिक करें वो कस्टर्ड टाइप हो जाएगा,
तो फिर वो थोड़ा सा रनी होना चाहिए ताकि खाने में मजा आए। लेकिन और अगर इसको आपने जिस तरह बना के थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ देती हैं, हाँ। तो ये थिक होता रहेगा। हाँ, ये होता रहेगा थोड़ी देर। चीज है इसके अंदर, फिर आप थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर दें बिफोर सर्विंग। अच्छा। हाँ, अच्छा मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे सर्विंग करने से पहले आप ये सब चीजें, अच्छा मैं सर्व कर रही हूँ, आई एम अबाउट टू सर्व, तो मैंने ये सॉस बना लिया। अगर हम पहले से बना के रख देंगे वो थिक पे थिक होता चला जाएगा। तो बिफोर सर्विंग ये सॉस आप लोगों को बनाना है। क्योंकि जब हमें रेस्टोरेंट में भी सर्व होता है व्हाइट सॉस, तो थोड़ी देर के बाद बिल्कुल जम जाता है। जम जाता है, एग्जैक्टली। वो चीज भी होती है ना उसके अंदर, दैट्स व्हाई। और फिर मैदा भी होता है, थोड़ा सा थिकनेस वैसे ही आ जाती है। चलिए जी, ये हमारा व्हाइट सॉस भी ऑलमोस्ट रेडी है। देखिए इतनी हमें थिकनेस चाहिए इस पर, नॉट दैट मच थिक, नॉट दैट मच रनी, मतलब इतना कि खाने में मजा आए। रनी तो है। हाँ, रनी है, दिस इज रनी। सूप की थिकनेस होती है। हाँ, थोड़ी सी, एग्जैक्टली जी। जैसे हम वो चाउडर सूप पीते हैं, क्रीम ऑफ चिकन, मशरूम सूप पीते हैं, वो बिल्कुल यही है। या जो लेंटिल सूप होता है। हाँ, लेंटिल, एग्जैक्टली। हाँ, मुलुगटानी। चलें जी, दिस इज रेडी, दिस इज डन। इट स्मेल्स सो नाइस। इतनी अच्छी खुशबू। अच्छा, थोड़ी सी मैं कैप्सिकम इसमें ऐड करूंगी, बेल पेपर्स, बाकी फिर मैं ऊपर से डाल दूंगी थोड़ा प्रेजेंटेशन के लिए। चलें जी, ये हमारी वाइट सॉस रेडी होगी चीज़। अच्छा, अब आ जाए हम प्रेजेंटेशन की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, लिंगुइनीज लेने, इधर डाल देने हैं, ठीक है। इसका हमें थोड़ा बेड बनाना है। ये हो गया, थोड़ा हम बोल में भी बना लें। चिकन इसमें नहीं शामिल करेंगे? नहीं, मैं सिर्फ चिकन लेयर्स बनाऊंगी। अच्छा, अलग हाँ, अलग अलग, एग्जैक्टली। चले जी, इसका ये बेड बना है। ये बेसिकली इटालियन खाउसा है। हाँ, एग्जैक्टली, इटालियन खाउसे। इटालियन खाउसे लग रहा है मुझे। हाँ, क्योंकि वो भी इसी तरह का होता है। वो भी इसी तरह का, एग्जैक्टली। चलें जी, ये हमारा हो गया, हम ये इधर रखेंगे। अब हम आ जाते हैं, अपना स्पून चाहिए मुझे ये वाला, एंड स्पून दिस वन। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, ये हम इधर ले आते हैं वोक को, ये हम इधर रखते हैं। चलिए जी, अब हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर चिकन की लेयर डालनी है एक, ठीक है। ये हमने चिकन की लेयर डाली। कोई स्पाइसी है? हाँ, एग्जैक्टली, स्पाइसी। स्मेल स्पाइसी। हाँ वैसे भी स्पाइसी है ये। चलें जी, ये हमने किया, ठीक है। हम इस पे भी यही चीज़ करेंगे, एक लेयर बना देंगे इसके ऊपर। आप तो इटालियन शौक से खाते होंगे ना? बहुत शौक से। आपकी सबसे बेस्ट कुजीन कौन सी है? मुझे एक तो थाई पसंद है। ओके, आई लव थाई। हाँ, और फिर आई लाइक इटालियन उसके बाद। हाँ, अच्छा, देसी का तो खैर कोई मुकाबला नहीं है। एग्जैक्टली, आई लव देसी। लेकिन अगर बाहर का पूछे तो ये दो मैं बहुत शौक से खाता हूँ। ओके, मुझे कोरियन और ये, हाँ, ये सारी जापानीज पहले पसंद। आई डोंट नो, जापानीज का मेरा बिल्कुल जो टेस्ट है ना वो खत्म हो गया है। अच्छा, जापानीज बोर हो गया शायद। ओके, चलें जी, लेकिन मैं आपको अगर यहाँ टाइम हो तो मैं सुशीज बनाऊंगी जरूर। हाँ, आई डोंट माइंड सुशी, लेकिन मुझे लगता है नौरीन मैंने बहुत खा ली है। अच्छा, बहुत खा लिया आपने? हाँ। आपने क्रम्बल्ड वाली सुशी खाई है? क्रम्बल्ड वाली मतलब जैसे क्रम्स डलते हैं, जैसे हम वो होते हैं, प्रॉन्स होते हैं, श्रिम्प्स होते हैं, उनको हम सुखा के उनका क्रम्स बना के डालते हैं। नहीं। उफ, सुशी, उफ, वो बहुत मजे की होती है, आप खा के देखिएगा, यू विल लव इट। अच्छा, मैंने कभी नहीं ट्राई की। चले, मैं करवाऊंगी आपको ट्राई। चले जी, अब इसमें ये आएगा व्हाइट चीजी सॉस, इसके ऊपर आएगा, ठीक है। ऑलराइट। अभी शेफ नौरीन ये बहुत ही ज़बरदस्त पास्ता तैयार कर रही है। लेते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और आज हमने बनाया अल्फ्रेडो लिंगुइनी चीजी यमी पास्ता विद मिल्क एंड डोनट्स एंड विद चीजी सॉस एंड चिप्स एंड कैप्सिकम एंड ये देखिए कैप्सिकम इस पे हम डाल रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए जी, थोड़े से ग्रीन्स एंड ऑल, एंड इट लुक्स ग्रेट। बेसिकली ये इटालियन खाउसे है,
लेकिन लग बहुत अच्छा रहा है, स्मेल्स ग्रेट। अभी टेस्ट करके बताएंगे ऐसे। जल्दी से रेसिपी बताइए नौरीन। अच्छा, मैंने इसमें लिंग्विनीज ली थी, स्पेगेटीज का एक पैकेट लिया था, ठीक है। उसको मैंने बॉईल करके उसको ठंडे चिल्ड वाटर में कर दिया ताकि वो अलग अलग रहें, चिपके नहीं, ठीक है। 7 to 8 मिनट्स यू हैव टू बॉईल द स्पेगेटीज, ठीक है, लिंग्विनीज। अच्छा, उसके बाद मैंने चिकन बनाया है। चिकन में मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस। उसको मैंने वोक में डाला ऑयल, 2 टेबलस्पून। मैंने चिकन को थोड़ा सा सॉटे किया, ठीक है। फिर उसके अंदर मैंने डाला 2 टेबलस्पून गार्लिक चॉप्ड, ठीक है। उसको अच्छा सा उसके साथ मिक्स किया, सॉटे करके उसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, टोमेटो पेस्ट, ठीक है, एंड अपना ओरेगनो और अपना ब्लैक पेपर पाउडर, cayenne पाउडर, ये डाल के मैंने मिक्स किया, ठीक है। लेमन जूस, 1 लीमू का रस डाल के मैंने इसको अच्छी तरह सॉटे किया। 3 से 4 हरी मिर्चें डाली, उसको हमने स्टर वेल करके फिर हमने इसको सेट असाइड कर दिया। व्हाइट सॉस की तरफ आ जाइए। व्हाइट सॉस में व्हाट आई डिड, मैंने लिया अपना एक पैकेट मैंने चीज़ लिया चेडर का, ठीक है। उसको मैंने बिल्कुल श्रेड कर लिया था, ठीक है। सबसे पहले मैंने वोक लिया, उसके बाद मैंने उसमें बटर डाला 3 टेबलस्पून हीप्ड, मतलब भर के। उसके बाद मैंने 3 टेबलस्पून उसमें मैदा डाला, ठीक है। मैदा डाल के मैंने गार्लिक डाला, उसको थोड़ा सा सॉटे किया। उसके अंदर ½ kg ऑफ मिल्क मैंने ऐड किया और हैंड बीटर से मैं उसको चलाती रही ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े। उसके बाद मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, ओरेगनो ऐड किया, थोड़ी सी लाल हरी मिर्चें ऐड करी लाइक बेल पेपर्स ऐड करके, तभी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया तो हमने इसको सेट असाइड कर दिया। फिर हमने क्या किया, लिंग्विनीज को हमने इसका बेड बनाया सर्विंग प्लेटर पे। उसके बाद हमने वो रेड जो हमने चिकन का बैटर बनाया था, चिकन को हमने वो डाला। उसके ऊपर हमने व्हाइट सॉस डाला। ऊपर से असफर ने इसमें कैप्सिकम की प्रेजेंटेशन करी और हमारा अल्फ्रेडो लिंग्विनी पास्ता विद चीज सॉस रेडी हो गया। तालियां नौरीन के लिए, तालियां। इट टेस्ट ग्रेट और व्हाइट सॉस बहुत यमी बनी है। प्लीज ट्राई इट एट होम। जितने भी रेसिपीज होती है मैं घर में जाके बनाने की कोशिश करता हूँ नौरीन, और कभी कभी रिजल्ट अच्छा आता है और कभी कभी नहीं भी आता, लेकिन आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और हमें अगर आप कोई भी रेसिपी नौरीन की बताई हुई ट्राई करें तो फीडबैक हमें जरूर दें, तस्वीर खींच के भेजें कि आपका लिंग्विनी पास्ता कैसा बना। नौरीन, थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कहीं मत जाएगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज वर्ल्ड इंटरनेशनल डे फॉर फैमिलीज़ है और आपको पता है कि हमारी जो सोसाइटी है, साउथ एशियन जितनी भी फैमिलीज़ होती हैं, यहाँ जॉइंट फैमिली का बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट रहा है। लेकिन माना ही जाता है कि पिछले कोई 5-10 सालों में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो डिक्लाइन पे है। जो नए कपल्स हैं वो चाहते हैं इंडिपेंडेंटली रहें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शादी भी नहीं करना चाहते, अकेले रहना चाहते हैं। ये चेंजेस हमारी सोसाइटी में क्यों आ रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम का डिक्लाइन क्यों हो रहा है, इसके लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इकरा यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स भी देती हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मदीहा आजम साहब। वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये जो अभी जरा मैं बात करूँ, आज इंटरनेशनल डे फॉर फैमिलीज़ है, ये हमारे यहाँ बहुत कल्चर होता था जॉइंट फैमिली सिस्टम का। आपके ख्याल से डिक्लाइन पे क्यों है? डिक्लाइन पे इसलिए फर्स्ट तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं देख रही हूँ और जो मैं ऑब्जर्व करी वो ये है अर्बनाइजेशन, कि जैसे जैसे ये रिक्वायर्ड है कि अब हमें मूव करना है सिटीज़ की तरफ, तो पूरी फैमिली मूव नहीं हो सकती है, तो इस कुछ पर्टिकुलर फैमिली और कुछ चंग जो है मूव कर रहा है बिकॉज जॉब है, स्टडीज़ हैं, तो उसके लिए। प्लस सोशल मीडिया का भी कुछ इम्पैक्ट है, जैसे हम डिस्कस करते हैं बिकॉज सोशल मीडिया या हम ओवरऑल बात करें तो हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि शायद जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो है वो हमें एक डोमिनेंट इंडिविजुअल के अंडर रहना पड़ता है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हर चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, और जिसमें हम ये कहते हैं ना कि हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मोस्टली हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हम जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो हम एज अ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट होंगे, जो हमारा दिल चाहेगा हम वो कर सकते हैं। तो शायद ये वजह है जिसकी वजह से जो है वो फैमिली। लेकिन डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत ज़्यादा जरा हमारी मतलब मदर्स थी या जो हमारी खाला है या मतलब वो एक पूरी जनरेशन थी, दे प्रेफर्ड जॉइंट फैमिलीज। अभी भी चंद एक खवातीन है या हजरात भी हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार जॉइंट फैमिली में रहो तो हर चीज़ बड़ी बेहतर रहती है, लेकिन एक उसकी बिल्कुल बरक्स भी एक कहानी चल रही होती है। आपको लगता है जनरेशनल डिफरेंस भी है? जनरेशनल डिफरेंस भी है, क्योंकि अगर हम बात करें जॉइंट फैमिली सिस्टम की तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, नो डाउट बहुत सारे बेनिफिट्स हैं,
कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है। आप बर्डनाइज नहीं होते हैं, बिकॉज आपको पता है कि अगर आपका जो पार्ट है आपने वो कर लिया तो बाकी जो कुछ है वो बाकी सारे बाकी मेंबर्स लोग जो है मिल बांट के कर लेंगे, चाहे वो घर के कोई काम है या अर्निंग मेंबर अगर हैं तो वो सब डिवाइड हो जाता है। और इसके अलावा कोई ओकेजन है तो सब एक साथ होते हैं, हर चीज़ एंजॉय करते हैं, चाहे दुख है सुख है सब एक साथ होते हैं। ये तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन प्लस इसके साथ साथ कुछ हम ये कह सकते हैं कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं या नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि मी टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है कि अगर मुझे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होना है तो मैं वो कौन सा कॉर्नर ढूंढूं जहाँ पर मैं जाकर बैठकर या कुछ चीज़ें जो है वो अपने लिए सांस ले सकूं। वो बिल्कुल उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्लस एक बच्चे का इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा लिमिट हो जाता है, बिकॉज घर में बाकी सारे लोग हैं तो जो एक बच्चा फील कर रहा है उसे जो इम्पोर्टेंस पेरेंट्स से चाहिए, बिकॉज पेरेंटिंग हम ये कहते हैं कि इंसान की मेंटल हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो पेरेंटिंग में थोड़ा बहुत चेंज, बिकॉज बड़ों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो। अब बच्चे को डांट दिया तो डांट क्यों दिया, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड कर दिया तो लाड क्यों किया। तो ये वाली बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से हम पेरेंटिंग डिवाइड हो जाती है और फिर सबका इन्फ्लुएंस होता है। अम्मा कह रही हैं, फिर ताई अम्मा भी कह रही हैं, फिर चची भी कह रही हैं, फिर दादी भी कह रही हैं, तो बड़ी बहन भी कुछ कह रही हैं। तो फिर एक इंडिविजुअल जो है उसकी पर्सनालिटी बनने में वो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा तो करना क्या है, अम्मा की बात सुननी है, फादर की बात किसको प्लीज करना है, किसको करना है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो प्लीजिंग पीपल प्लीजर्स बन जाते हैं। इसकी क्या आपको लगता है वजह ये है? बिल्कुल है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और हम एक्सेप्टेबल नहीं होते। अब जैसे घर में 10 से 12 लोग हैं और 10 से 12 लोग में मैं अम्मा के लिए तो एक्सेप्टेबल हूँ, बाकी सबको मुझ में बहुत सारी बुराइयां नजर आ रही हैं। तो वो बुराइयां नजर आ रही तो मैं किसके लिए क्या क्या काम करूँ, बिकॉज सबकी जो डिमांड है वो डिफरेंट है। तो उसके लिए फिर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को उस तरह से ग्रूम होना जिस तरह से एक रिक्वायर्ड है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर न्यूक्लियर फैमिलीज में देखें तो पेरेंट का ज़्यादा फोकस बच्चे पे होता है, वो क्या कर रहा है, उसको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो वो इजीली और फिर मी टाइम भी मिल जाता है कि अगर फैमिलीज को, अगर कपल को भी आपस में टाइम चाहिए तो उसके लिए अगर हम जॉइंट फैमिली में ये कह रहे हैं कि अगर कहीं जाना है तो फिर सबको साथ लेकर जाना है, या फिर अगर क्यों जा रहे हैं तो बहुत सारे सवाल जवाब, तो इस वजह से शायद मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट हो रही होती है। इसलिए जो अभी न्यू जनरेशन है उनका पहले माइंडसेट ये होता है कि नहीं अब न्यूक्लियर फैमिली में रहना है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती या मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है बिकॉज अपना टाइम नहीं मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आप भी आजकल के दौर की खातून है, पढ़ी लिखी खातून है, आपके ख्याल से इसके अंदर अगर आपकी मैं साइंस डॉक्टरी निकाल दूँ एक खातून होने के नाते, आपको क्या लगता है कि बेहतर लाइफ का सिस्टम क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम थोड़ा सा बेहतर है। जॉइंट फैमिली सिस्टम ना तो जॉइंट फैमिली सिस्टम मतलब हम मिडवे निकालते हैं, ना ही हम ये कहते हैं कि हमें न्यूक्लियर रहना है और ना ही हम ये कहते हैं कि हमें जॉइंट रहना है। हम थोड़ा मिडवे देखते हैं जिसमें हम कहते हैं थोड़ा सेमी जॉइंट फैमिली। जिस तरह एक घर में लोग पोर्शंस डिवाइड कर लेंगे, ऊपर का हमारा है, नीचे का तुम्हारा है, और साथ भी है और इंडिपेंडेंट। बिल्कुल ऐसा ही, आप सब एंजॉय करें अपनी अपनी लाइफ, लेकिन जब आपको नीड है कोई कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। फॉर एग्जांपल कोविड में अगर हम बात करें तो कोविड में जॉइंट फैमिली सिस्टम सबसे बेस्ट रहा है। उसका रीज़न क्या था, बिकॉज सब एक साथ हैं तो वो जो आइसोलेशन है और जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे थे वो नहीं हो सके, बिकॉज सब एक दूसरे की मोरल सपोर्ट के लिए थे। लेकिन इसके कंट्रास्ट में अगर न्यूक्लियर फैमिलीज को देखें तो उन्होंने बहुत सफ़र किया, बिकॉज वो घर में 4 लोग हैं, वो 4 लोग भी आपस में कितनी बात करें और कितना इंटरेक्शन करें, फिर उन्हें बाहर के लोग चाहिए इंटरेक्शन के लिए या बात करने के लिए। तो इस तरह के जो है वो कोविड और पेंडेमिक की सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि हमें जॉइंट फैमिली रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए हम कहते हैं सेमी जॉइंट फैमिली, ये मेरी एक टर्म है सेमी जॉइंट फैमिली, हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मिडवे हो जाएगा, जिसमें आप ठीक है अपना टाइम लो, अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करो, लेकिन अगर आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बाकी सारे फैमिली मेंबर से है कि अगर आपको कभी रिक्वायर्ड है उनकी कोई सपोर्ट तो आपको वो भी मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आप लोग मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर देखते हैं हमारे ड्रामास का बहुत इन्फ्लुएंस होता है एंड पाकिस्तानी ड्रामास वाइडली वॉच्ड, तो उसमें बहुत दफ़ा जो जॉइंट फैमिली है उसको नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे किया जाता है। आपको लगता है ये ड्रामास और ये फिल्म्स इनका एक इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल, क्योंकि हमारी जनरेशन फॉलो ही सोशल मीडिया को कर रही है। लेकिन रिसेंटली अभी मैंने एक ड्रामा देखा है, उसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम को सपोर्ट किया गया, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था और मैंने मुझे तो देखने में भी वो अच्छा लगता है। मुझे लगता है घर में हर वक्त एक रौनक सी रहती है। अगर चूँकि ऑफ कोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, जिन
अगर ईद बकरीद पे अगर आप किसी के घर जाते हैं, वो दो एक कपल ही हो तो वो दो लोग अकेले बैठे होते हैं तैयार होके, और कुछ लगता नहीं। और अगर जॉइंट फैमिली हो तो ईद लगती भी ईद है कि बड़े भी हैं छोटे भी हैं। लेकिन कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि हमारा एक मैक्सिमम लेवल होता है कि हम ज़्यादा कुछ हद तक हम सोशलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब हमें क्राउड रिक्वायर्ड होता है, लेकिन एक पॉइंट पे फिर हमारा दिमाग थक जाता है और फिर हमें होता है कि अब हमें थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर एक अपना मेंटल पीस रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए फिर ये होता है कि हमें कुछ टाइम चाहिए। तो हम ये नहीं कहते कि हम जॉइंट फैमिली को प्रमोट करें और न्यूक्लियर फैमिलीज को प्रमोट करें, लेकिन एक इंडिविजुअल जिस चीज़ में सेटिस्फाई है, उसे लगता है कि उसकी मेंटल कैपेसिटी ऐसी है कि वो सोशल हो सकता है और अपनी जॉइंट फैमिली में रह सकता है और इजीली उसकी मेंटल हेल्थ इंटेक्ट रहती है, तो हम यही प्रेफर करेंगे कि वो जॉइंट फैमिली में रहे। लेकिन अगर उसे लगता है कि वो न्यूक्लियर फैमिली को प्रेफर करता है तो फिर डेफिनेटली। लेकिन डॉक्टर साहब आपको लगता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाथ ईगो का भी आ गया है आजकल के जनरेशन में? क्योंकि पहले अगर आप देखें तो लोग बड़े एक अकोमोडेटिंग होते थे, और अगर किसी ने कुछ कहा तो सुन भी लिया कि चलो भाई बड़े हैं डांट रहे हैं सो के। जैसे हमें अगर कोई चचा डांट रहे हैं या कोई ताई डांट रही है कुछ है तो हम कहते हैं अच्छा चलो ठीक है सॉरी नहीं होगा इतना। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, अगर मैं कभी कहीं जाके लेक्चर दे रहा होता हूँ यूनिवर्सिटी में, लेकिन तो मुझे लगता है कि वो जो ईगो का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हुआ है। सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है आजकल, और लोग इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग अकोमोडेटिंग नहीं रहे। क्योंकि हमने आई थिंक सो अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है और इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंसेस हैं और प्लस सोशल मीडिया, तो उन्हें लगता है कि एज अ इंडिविजुअल इंसान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो और हम स्पेशली हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत फॉलो करते हैं और हमें लगता है कि हमारी लाइफ है, माई लाइफ माई वे, तो मेरी जिंदगी है, जो मैं मर्जी करूं तो बाकी कोई और हमें वेस्ट बहुत सुपीरियर लगता है। हाँ। लेकिन जनरली देखें, लेकिन वेस्ट के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं अगर हम देखें तो हमारी पेशेंस नहीं है। हम अगर बात करें तो अपनी जनरेशन में पेशेंस लेवल कम हो गया, और पेशेंस लेवल कम को हमने कह दिया वो ईगो है। इवन कि वो ईगो नहीं, शायद उनकी इवैल्यूएशन इस तरह की है बिकॉज उन्हें लगता है कि वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो उन्हें लगता है कि अगर मदर भी कुछ कह रही हैं तो वो ये कहते हैं कि बस 18 ईयर्स के बाद आप मुझे कुछ नहीं कहें, मैं कर सकता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। अब हमारे स्टूडेंट्स या इवन कि मैं एज अ लेक्चरर अगर यूनिवर्सिटी में जाती हूँ तो स्टूडेंट को भी होता है मिस आपको क्या है, अगर हम लेट आते हैं तो ग्रेड्स गिर जाएंगे ना तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा आप अपने काम से काम रखें। हाँ, मेरा तो मतलब अगर हम माजरत के साथ that's what they want to say, बिल्कुल ऐसे ही माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ, तो उन्हें ये होता है कि ठीक है मिस आप अब तो हम कोई इस तरह का लेक्चर उन्हें दे नहीं सकते कि प्लीज़ आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, लेट मत आइए। हाँ, फिर हमारे पास हाथ में कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे हम शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो जाएगी, ग्रेड कम हो जाएगा, ये हम कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें ये लेक्चर नहीं दे सकते कि प्लीज़ टाइम पर आइए। अच्छा ये तो बड़ी बुरी बात है। अब तो नहीं बट मेरे ख्याल नहीं, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था एट दैट टाइम हमारे टीचर्स तो बड़ा एक टाइम की बड़ी पाबंदी का एक बाकायदा तौर पे हमें बताते थे कि नहीं आ रहे तो क्लास में मत आओ, बाहर आओ तो खड़े रहो। बिल्कुल एक सिस्टम होता था, एक डर भी रहता था कि भाई टीचर नाराज ना हो जाए। सिस्टम है, लेकिन आज की यूथ उस चीज़ पे को परवाह नहीं करती कि अच्छा ठीक है कि अगर है। बट डॉक्टर साहब ये गलत नहीं है? गलत है, बिकॉज हम सबको लगता है कि हम सब इंडिपेंडेंट हैं तो जो हमारा दिल चाहे हम वो कर सकते हैं। हाँ। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ये फोकस करने की ज़रूरत है, अगेन अवेयरनेस कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है, हमारे लिए जॉइंट फैमिली सिस्टम, इवन के वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शायद उनमें उनका कसूर भी नहीं होता है, प्रॉब्लम ये होती है जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट होता है, जो हमारा कल्चर है, प्लस कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंडरलाइन होती हैं। शायद हम ये कह सकते हैं कि कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या कुछ इंडिविजुअल की अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं और वो उन इनसिक्योरिटीज़ को हाइड करने के लिए शायद इस तरह के बिहेवियर कर रहा होता है। तो डॉक्टर साहब एक तो हमारे कल्चर में सास बहू को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज करते हैं, और बहुत सारी खवातीन जो कहती हैं कि जब तक हम सास के साथ रहे थे ज़िंदगी अज़ाब हो गई थी। और एक मुझे लगता है कि कुछ लोग अपना बड़े होने का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू देम देयर इज अ कम्प्लीटली ऑल्टरनेट स्टोरी ऑन द अदर साइड इज वेल, के वो कहते थे हमारे साथ जाती हूँ, फिर जैसे अलग होते हैं तो वो कहा जाता है कि डिस्टेंस मेक्स अ हार्ट ग्रो फॉन्डर, कि दूरियां जो है वो मोहब्बतें बढ़ा देती है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि दूरियों से मोहब्बत पैदा होती है। एक्चुअल में हम आजकल पता है क्या समझते हैं, हम समझते हैं दूसरे को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि हम रिस्पेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारी अपनी ज़ात है, हम किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर हम सब अपने अपने हिस्से का काम करें बजाय किसी और को कंट्रोल, जैसे एक सास अपनी बहू को कंट्रोल करना चाह रही है और एक बहू चाहती है कि वो सास को कंट्रोल कर रही है, अपने हस्बैंड को कंट्रोल कर ले, तो बजाय इसके एज अ इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हुए अगर हम काम करें तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कहीं भी किसी। और मुझे समझ में नहीं आता ये कंट्रोल, ये पावर गेम क्यों होता है? आप दोस्ती भी तो कर सकते हैं, है ना? कंट्रोल करने की ऐसी क्या फतेह खवातीन डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अगर आपको अपनी कोई राय देनी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज आलमी दिन है फैमिलीज़ का और आज हम डॉक्टर साहब से बात करें कि पाकिस्तान में फैमिलीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म क्यों होता जा रहा है, जॉइंट फैमिलीज़ का। अगर टू बी मोर प्रिसाइज, पहले तो लोग आप देखा करते थे टेलीविज़न पे भी जब ड्रामाज में या अगर कभी कोई अपनी कहानी सुना रहा होता तो सब साथ रहते थे, बड़े बड़े घर होते थे, कोई यहाँ रह रहा है कोई वहाँ रह रहा है। अब आजकल के दौर में यही होता है कि लोग सगे भाई भी आपस में जो बात करते हैं उसमें भी डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि हाँ उसको 3 महीने पहले बात हुई थी, आई होप इज़ फाइन। तो डॉक्टर साहब ये जो वेस्टर्नाइज हम लोग होने की तरफ जा रहे हैं, अगर देखा ये जाए तो जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी वेस्ट में ज़्यादा हैं और उसकी बहुत बड़ी वजह आइसोलेशन है और लोनलीनेस है। और अगर मेरे ख्याल से आप अगर जॉइंट फैमिली में हो तो आपको आइसोलेशन और लोनलीनेस इतनी नहीं होती। देर यू हैव कज़न्स एंड योर फैमिली जो आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज अब मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज का जो मेन प्रॉब्लम है ना वो ब्रोकन फैमिलीज है ना, कि आइसोलेशन है, मदर के पास टाइम नहीं होता, मदर टाइम नहीं दे सकती हैं, पूरा बचपन ऐसे ही गुजर गया है तो अब समझ में नहीं आ रहा। और फिर जो चीज़ें समझ में आई, जिस तरह से समझ में आई उस तरह से की, तो उसकी वजह से पर्सनालिटी जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि एक्सेप्टेबल भी नहीं होते। सेम बहुत सारे डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, लोनलीनेस का फैक्टर सबसे ज़्यादा है। इस तरह की चीज़ें ब्रोकन फैमिलीज़ में ज़्यादा होती हैं क्योंकि आप न्यूक्लियर फैमिली है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फैमिली में मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, तो जो बच्चा है, पेरेंटिंग हम कहते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेरेंटिंग की वजह से एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी बनती है। ऑफ कोर्स। और वो पेरेंटिंग अगर निगलेक्ट हो गई तो आप खुद सोचें कि फिर बच्चे की पर्सनालिटी कैसे बनेगी। उसे क्या पता क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो जो एक फीलिंग होती है मदर वाली, वो जो फर्स्ट केयर गिवर का लम्ब जो एक इंडिविजुअल, एक छोटा सा बच्चा फील करता है कि हाँ मुझे सिक्योरिटी मिल रही है, मुझे अटेंशन मिल रही है, कोई है जो मेरे रोने पर मुझे मेरी नीड को फुलफिल कर रहा है। और अगर मदर वर्किंग है और फादर भी वर्किंग है, वो सब अपनी अपनी चीज़ों और बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने में बिजी हो गए, तो फिर उस पॉइंट पे वो जो रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरी कर रहा है? वो कोई पूरी नहीं कर रहा। या वो मेड पूरी कर रही हैं या फिर जो है वो कोई और इंडिविजुअल है वो पूरा कर रहा है, तो फिर उसकी वजह से पर्सनालिटी इफेक्ट होती है। डॉक्टर साहब जिस तरह आपके नहीं ब्रोकन फैमिलीज़ की वजह से बच्चे एक मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं और एक उनकी जो शख्सियत है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, ब्लेमिंग बिहेवियर बहुत होता है। अम्मा ने ऐसा कर दिया, अब्बा ने ऐसा किया था, ऐसे करते थे, ऐसे लड़ते थे, ये होता था, वो होता था, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, फिर ब्लेमिंग बिहेवियर। मेरे ख्याल से हमें अगर इस दुनिया में अगर आप किसी को ला रहे हैं तो आप फिर पूरा कोर्स ऑफ लाइफ आपका चेंज होता है। आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं नहीं हम अकेले अपना बच्चा पाल लेंगे। एंड हैट्स ऑफ टू सिंगल पेरेंट्स एज वेल। बहुत मुश्किल काम है सिंगल पेरेंटिंग करना, लेकिन आई थिंक वो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चे को अटेंशन देने की, दूसरे पेरेंट की कमी ना महसूस कराने की। डॉक्टर साहब आप जिस तरह हम लोग बात करते हैं कभी कि अगर कभी कोई लड़की एक नई फैमिली में जाती है एडजस्ट होने के लिए और उसको बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और फिर वहाँ पे ये पावर गेम और ईगो गेम और ये सारे गेम्स शुरू हो जाते हैं, आपको लगता है पहले भी यही था और अब भी यही है, या डू यू थिंक आने वाले 10 सालों में ये चीज़ बिल्कुल बदल जाएगी? पहले ये था कि आपको एक न्यू फैमिली में जाना है तो आपको, लेकिन लड़की का कॉन्सेप्ट ये होता था एडजस्ट करना है, ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज करना है। तो वो कॉम्प्रोमाइज के माइंडसेट के साथ हम जा रहे हैं, तो वो हम एडजस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम, जैसे आजकल हमारी मदर्स कहती हैं हमने बहुत एडजस्ट किया, हमने बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो अभी एज अ इंडिविजुअल हमें लगता है हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी भी अपनी कुछ पसंद है कुछ नापसंद है, हर चीज़ मैं फैमिली के अकॉर्डिंग नहीं कर सकती हूँ, तो फिर डिफ़िकल्टी होती है एडजस्टमेंट में। और फिर अगेन वहाँ से एक डोमिनेंट फिगर है जो कि हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो डिफ़िकल्टी होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है। तो इसलिए आजकल लोग ये कहते हैं कि जितना जॉइंट फैमिली में रहेंगे उतना ही प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, बिकॉज अम्मा की बात सुनी तो मसला, बहन की बात सुनी तो मसला, घर में किसी और मेंबर की बात सुनी तो भी पार्टनर्स में प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो शायद क्योंकि हम पेशेंस लेवल नहीं है, हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम आता है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब बहुत जल्दी क्लासिफाई करने में लगे हैं कि हमें किसी ने कुछ कह दिया तो वो दुश्मन है, हमें किसी ने कुछ कह दिया तो वो हमसे जलता है या नफरत करता है। हम बड़ी जल्दी में है लोगों को एक टैग देने के। हम एम्पैथी भूल गए हैं। एक एम्पैथी का होता है जिसमें हम कहते हैं कि ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन देयर शू। ठीक है, अगर वो इंसान किसी भी तरह से कोई बात कह रहा है तो एटलीस्ट आप ये फील तो कीजिए कि वो किस पर्सपेक्टिव से बात है। हमें तो नहीं, अम्मा ने, अच्छा वो सास हैं
उन्होंने ये बात कह दी तो गलत क्यों कि अगर अम्मा उस पर बात करती तो वो मसला नहीं था। हाँ वो सही था। ठीक है, अगर बहू सास ने बहू को कोई बात कह दी तो क्यों, क्योंकि वो बहू है तो इस वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वही बात अगर बेटी कह दे तो मसला नहीं है। तो हमारे में एक्सेप्टेंस नहीं है। और मेरे ख्याल से हमें पहले से ही हमें दिमाग में ही होता है कि अगर ये कह रहा है तो वो इसलिए कह रहा है, वो कह रहा है तो वो इसलिए कह रहा है। आई थिंक हमें ये जो फजूल का वेट हम अटैच कर देते हैं ना छोटी छोटी बातों पे, हमें वो वेट उतारना चाहिए और चीज़ों को लाइटली भी लेना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर कोई बड़ा कुछ कह रहा है तो उसको करने में कोई आर होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा। लेकिन डॉक्टर साहब जब हम बात कर रहे होते हैं, जब एज यू गो टू यूनिवर्सिटी एंड यू टीच स्टूडेंट्स एंड ऑल, जैसे जैसे बैचेस बदलते हैं, आपको क्या हर बैच में एक डिफरेंट कोई चीज़ आप महसूस करती हैं कि यार इस बैच में ये चीज़ की कमी है? या हर बैच दूसरे बैच से थोड़ा बहुत डिफरेंट तो होता है और किस किस सेंस में? हम ये कह सकते हैं बिहेवियर, कम्युनिकेशन। कुछ बैच अच्छा ये भी फ़र्क आता है डिफरेंट एरिया वाइज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नॉर्थ कैंपस में हूँ तो वहाँ के स्टूडेंट डिफरेंट मिलेंगे, उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा। मैं ईडीसी कैंपस में हूँ तो वहाँ के स्टूडेंट डिफरेंट हैं। अगर मैं नॉर्थ नाजिबाबाद कैंपस में हूँ तो वहाँ के स्टूडेंट डिफरेंट है, तो वो एरिया वाइज भी डिफरेंट। और एक शहर है। हाँ एक शहर है तो बहुत डिफरेंस, बिकॉज क्लासेस भी है ना हमारी, तो उन क्लासेस की वजह से भी डिफरेंस आता है। टीचर की एक रिस्पेक्ट है, लेकिन रिस्पेक्ट भी हमारे अकॉर्डिंग होती है, मतलब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है कि अगर स्टूडेंट को लगता है कि ठीक है तो वो अगर मैम उनकी बहुत सारी चीज़ों को फुलफिल कर रही हैं तो वो मैम है, तो मैम है तो ठीक है। लेकिन अदरवाइज जो है वो, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि पेरेंट्स के साथ बच्चे जैसे भी हों टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी मर्जी से सही लेकिन रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उनमें पेशेंस नहीं है, बस जल्दी जल्दी सब हो जाए। 3 घंटे की क्लास है तो मिस 3 घंटे की क्लास में नहीं, मिस 2 आवर्स की ले लें, ब्रेक दे दें, ब्रेक थोड़ी सी एक्सटेंड कर दें, जल्दी क्लास ऑफ कर दें। वो पेशेंस लेवल कम हो गया। आई थिंक बेजारी बहुत आ गई है। बहुत है, पेशेंस लेवल कम है। हाँ, और मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब डू यू, जैसे आई ऑलवेज आस्क पीपल कि हमारी जो जनरेशन है, मेरी और आपकी, हम लोगों ने बड़ा एक ट्रांजिशनिंग टाइम देखा है, फ्रॉम पीटीवी टू एनटीएम टू सो मेनी चैनल्स टू सोशल मीडिया टू मोबाइल फोन्स, सैटेलाइट और क्या कुछ। आपको लगता है कि इनके इन्फ्लक्स की वजह से ही बेचैनी आ गई है लोगों में? बिल्कुल, क्योंकि अब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होने लगी हैं। पहले हम टाइम लेते, अभी हमें पीटीवी का कोई ड्रामा देखना है, पहले जब हमें देखना होता था तो फिर हम ब्रेक का वेट करते थे, वो खत्म हो जाएगी उसके बाद हमें पता है कि अब, और फिर एक एपिसोड के बाद नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक, तो हमें वो 1 वीक सुकून से। अब तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ऐसा कोई वेट कर, एक सीरीज आ गई है नेटफ्लिक्स पे, तो आपकी मर्जी है कि आप 4 घंटे में देख रहे हैं, आपकी मर्जी आप 2 हफ्ते में देख रहे हैं, क्लिक करें ब्रेक खत्म, करें और ब्रेक भी खत्म, सब कुछ खत्म। मतलब अगर आप यूट्यूब पे या कुछ देख रहे हैं तो ब्रेक तो है ही नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आप कह रही थी कि डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट क्लास सिस्टम्स, आपको लगता है डिफरेंट क्लास सिस्टम्स में जॉइंट फैमिलीज की अहमियत है? मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा अहमियत है, वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। लेकिन आपको लगता है लोअर क्लास में कम है? लोअर क्लास में भी है, बिकॉज लेकिन एलीट क्लास में मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी सी कम होती है, बिकॉज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको होता है कि हम एज अ इंडिपेंडेंट हैं, तो शायद वहाँ और उस क्लास में फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज भी ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स, जैसे अगर हम एडिक्शन देखें तो एडिक्शन मैंने ये या तो लोअर क्लास में बहुत ज़्यादा है या एलीट क्लास में बहुत है। और आई थिंक जो मिडिल क्लास है मिडिल और वो फिर थोड़ी सी बैलेंस है, बिकॉज उनमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब उन्हें घर में 4 लोग हैं तो चारों को बाहर निकलना है अपने काम के लिए, क्योंकि उन्हें अपनी क्लास को चेंज करना है, वो ट्रांजिशन में है। ठीक है, लोअर क्लास होती है कि अच्छा और कितना चेंज करेंगे, तो वो स्ट्रीट पे हैं, सब कुछ अभी छोड़ो बस सही है, और वो जो एलीट है वो कहते हैं हम बस पहुंच ही गए, अब यहाँ से आगे कहाँ जाए। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन। खवातीन और हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल इंशाल्लाह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ, तो ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।